अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सदफ अकबर है और मैं हशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर वर्किंग करती हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमारे पास साइनोप्सिस में हो सकती हैं? The synopsis is a brief outline about for a size page or 1000 word is the maximum limit of your future work. देखिए, मैं अभी जिसके मैंने शुरू में बताया ना कि डिफरेंट आपके जो है डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत वो जो है आप लोग को गाइड करते हैं। जैसे कराची यूनिवर्सिटी का जो है साइनोप्सिस राइटिंग का प्रोटोकॉल अलग है, इसी तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का साइनोप्सिस राइटिंग का प्रोटोकॉल अलग है। तो आपको उसी तरीके से ही कि जिस तरीके से उन्होंने आपको एक फॉर्मेट दिया होता है कि आपका फॉन्ट साइज होता है, उसमें आपका स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको जो है मेंटेन करना होता है। इसमें जो एक बिल्कुल मैंडेटरी चीज है जो आपको आप वर्ल्ड वाइड या दुनिया की किसी भी जो है यूनिवर्सिटी में से अगर आप जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहां आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सेम मिलेंगी। उन चीजों में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइटल होता है, इसके बाद नीड फॉर द स्टडी एंड हाइपोथेसिस कि आप क्यों ये स्टडी जो आप करने जा रहे हैं वो आपके सोसाइटी के लिए, आपके लोगों के लिए, जो आप इतना बजट इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, आपको इतना एक अमाउंट दिया जाएगा आपकी रिसर्च के लिए, उससे क्या आगे जाकर फर्दर हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो इसमें ये आपको ये चीज देखा जाता है कि आपकी स्टडी की जो है क्या जरूरत है। अगर आप ये स्टडी करते हैं तो उससे कुछ फायदा होगा, या अगर आप ये स्टडी नहीं भी करें तो जो है इससे काम चल सकता है, इसकी हमें कोई फर्दर आगे हमारी फ्यूचर में जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरीके से आपके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलना होता है, कि आपको शुरू में स्टार्ट कैसे करना है, और आपको वही बात की इस वर्क को करने का मकसद क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके साइनोप्सिस का, जिसमें आप डिफरेंट अपने टॉपिक से ही रिलेटेड डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को चूज करते हैं, फिर इसको आप उसमें लिखते हैं कि जो आपके काम से रिलेटेड जो पास्ट में काम हो चुका है। लिटरेचर यानी कि जो काम आपसे पहले, अगर जैसे सपोज अगर आपको जैसे माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपको टीबी के ऊपर कोई काम करना है तो टीबी से रिलेटेड जितना प्रीवियस वर्क या पास्ट वर्क पहले हो चुका है उसको आपको अपने साइनोप्सिस में जो है रिव्यू करना है। इसके बाद आपका मटेरियल्स एंड मेथड आ जाता है कि आप अपने काम को किस तरीके से लेकर आगे चलेंगे, कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप चाहे उसको जो है क्वालिटेटिव मेथड से कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड से कर रहे हैं, किट से आप काम करना चाह रहे हैं, या आप जो है पूरा काम मैनुअल करेंगे, किस तरीके से आपकी जो है सैम्पलिंग होगी, नंबर ऑफ सैम्पलिंग क्या होगा, एरिया ऑफ सैम्पलिंग क्या होगा, ये तमाम चीजें जो आपकी मटेरियल मेथड में आ जाते हैं। इसके बाद आपके इसमें कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे जो है ना उसमें जो है डेफिनेशन इस लिहाज से है कि क्या आपके जो है काम की नौयत के लिहाज, अगर जैसे टीबी है तो टीबी में ऐसे कुछ स्पेसिफिक हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जैसे लेटेंट टीबी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो आपके काम को जो है उसमें हम लेकर डिस्कस करते हैं। ये आगे अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। इसके बाद आपका जो है डेटा कलेक्शन, प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस आ जाता है। डेटा कलेक्शन में कि आपने कहाँ से अपने डेटा को जो है कलेक्ट किया है, आपका डेटा क्या था, तो तमाम चीजें, और फिर उस डेटा कलेक्शन का जो है प्रोसीजर क्या था उसको पूरा आप उसमें, और फिर आपकी डेटा एनालिसिस, ये कौन सा आपने जो है मेथड इसमें अप्लाई किया है, पी वैल्यू स्टार्ट इसमें किया है, या कौन सा आपने इसमें जो है ऐसे डेटा को अपने एनालिसिस किया है, तो वो अपने इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपके रेफरेंसेस आते हैं कि जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो आपके पास रेफरेंसेस ऐड अप हुए हैं उसको आप अपने साइनोप्सिस में ऐड करते हैं, कि आप अपने काम को जो है प्रीवियस वर्क से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हर साइनोप्सिस में कुछ ना कुछ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम आगे जाकर अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक पूरा है समझने के एक साइकिल होती है साइनोप्सिस की, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं साइनोप्सिस, इन सब के जो है ब्रांचेस से मिलकर साइनोप्सिस बनता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आ गया आपका, इसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाती है, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाता है, देन आपका जो है कंक्लूजन आ जाता है। तो ये तमाम चीजें मिलकर आपके साइनोप्सिस को कंप्लीट करती है, वो चाहे आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड साइनोप्सिस होता है। अच्छा, ये एक जो है एक फॉर्मेट है साइनोप्सिस का, ठीक है ना, कि जिस तरीके से हम जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि जिस तरीके से जो है हम इसमें
मेंशन करते हैं। आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सदफ आपकी। यस मैम आ रही है। यस मैम आवाज क्लियर है। ठीक है, अच्छा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें आपका सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर आपका टाइटल आ गया, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 16, बोल्ड कैपिटल्स 1.5 लाइन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। ओके ठीक है। ये जो ना क्लियर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, जो नेक्स्ट स्लाइड थी। इसका नहीं, इससे जो लास्ट आपने डिस्कस कर रहे थे ना सैंपल के तौर पे, जिसमें साइज भी बता रहे थे, ये वाला। हाँ दिस वन ना, हाँ नहीं, अच्छा इसका साइज इसका और बड़ा हो, जी जी इसका साइज और बड़ा हो नहीं सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, तो उसके साथ साथ ही जो है ना आप ये लिखते जाए, अगर आप लिख रहे हैं लिखते जाए, लेकिन मैं जो है ना उसमें जो है मैं आपको जो है इसमें वो कर दूंगी, ब्रीफली जो है वो बता दूंगी। ठीक, इसमें सिर्फ बस एक ये एक फॉर्मेट है, आगे मैंने एक और फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको जो है मजीद क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ बस ये दिया है कि जो है जो आपका एक टाइटल है, उसके बाद जो आपका एक स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद आपकी डिग्री के आप कौन से अपने जो है प्रोग्राम के लिए साइनॉप्सिस राइट कर रहे हैं, आपका ये एमफिल का साइनॉप्सिस है, पीएचडी का साइनॉप्सिस है, या किसी किस डिग्री के लिए आप जो है ये साइनॉप्सिस राइट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें वो चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाएगा टाइटल। द टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी ब्रीफ बट इंफॉर्मेटिव। टाइटल मीन्स के जैसे जिसको जो आपकी पूरे साइनॉप्सिस को डिस्क्राइब करता है, कि अगर आपको उसमें जो है कोई मॉलिक्यूलर वर्क करना है तो उसको आप थोड़ा सा एडअप करेंगे, या अगर आपकी जो है क्वालिटेटिव स्टडी है उसका इसमें मेंशन होना चाहिए, या क्वांटिटेटिव स्टडी है, बट इट शुड बी ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव, कि पूरा उसमें जो है आपके जो साइनॉप्सिस है उसका पूरा एक ओवरव्यू हमें टाइटल में मिल जाए। शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि आप स्टडी करने क्या चाह रहे हैं, आप अगर कोई जो है प्रिविलेंस स्टडी करना है आपने, तो उसको आप इसमें जो है वो करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो उसमें नजर आना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ऑल द वर्ड्स विद ग्रेट केयर, मीन्स कि जो चीजें आप उसमें वर्ड्स की जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें जो है हमारे आम रूटीन वाले वर्ड्स को उसमें इस्तेमाल किया, ऐसे वर्ड्स को उसमें जो है चूज करें जो आपके साइंटिफिक थोड़ा सा जो है आपके स्टाइल को जो है इनहांस करें, आप लोगों को जो है नजर आए कि हाँ इस शख्स को जो है साइंस की जो उसकी फील्ड है उसकी इतनी समझबूझ है कि उसने जो है इस तरह के वर्ड्स को चूज किया है। इट शुड नाइदर बी टू शॉर्ट और नॉट टू लॉन्ग, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका सिर्फ 3 लाइन का टाइटल हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका 3 to 4 लाइन का टाइटल हो। इट शुड बी कंसाइज इन 1 to 3 लाइन या 1 to 2 लाइन इज इनफ। इट शुड नाइदर अच्छा, स्पेशलाइजेशन ऑफ द टाइटल इज बेस्ट अवॉइडेड, के बहुत ज्यादा उसमें जो है ना कोई ऐसी बात ना करें कि जो आपके जो पढ़ने वाला है या जो आपका साइनॉप्सिस आगे जाकर रीड करेगा उसकी वो चीज समझ में ही ना आए, तो थोड़ा सा उसको जो है एक नेचुरल लुक भी दें, कि आपको जो है बहुत ज्यादा उसको जो है ड्रामेटाइज ना करें, बहुत ज्यादा उसमें जो है सेंसेशन क्रिएट ना करें कि आपको ऐसी दुनिया की कोई अनोखी चीज करने वाले हैं। ठीक है, एनी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द नंबर ऑफ केसेस टू बी स्टडीड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, कोई भी आपका जो है आप जिस इदारे से वर्क करना चाह रहे हैं, आप जिस इदारे से जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसका नंबर इसमें जो है एडअप नहीं होना चाहिए। और कौन सी चीज में जो याद रखने वाली होती है, टाइटल ऑफ योर स्टडी विल बी रीड बाय 1000 ऑफ पीपल। ठीक है, क्या आपका जो है जो आपका टाइटल होता है आपके स्टडी का, भले वो अंदर की तमाम चीजों को पढ़े ना पढ़े, उनको इसमें इंटरेस्ट होना हो, लेकिन आपका जो टाइटल है वो चाहे आपके थीसिस का टाइटल हो, वो चाहे आपके रिसर्च पेपर का टाइटल हो, वो चाहे आपके साइनॉप्सिस का टाइटल हो, उसको 1000 से अभी अबव लोग देखते हैं कि अगर उनके उसमें अगर उनको आपके टाइटल में अपने काम की चीज मिलेगी देन दे विल गो फर्दर, अदरवाइज दे वोंट। नीड फॉर द स्टडी, नीड फॉर द स्टडी से मुराद क्या है, जैसे कि मैंने बताया भी, द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड शुड बी मेंशन इन प्रिसाइज एंड क्लियर टर्म्स, कि जो आपकी स्टडी की नीड है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम है, अगर सपोज जैसे मैंने टीबी की मिसाल दी कि अगर आप टीबी के ऊपर कोई वर्क करना चाह रहे हैं
तो उसमें आपको पता हो कि आपकी स्टडी की जो जरूरत क्या है, आप किस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि टीवी पर देखें बहुत वर्क हो चुका है, लेकिन आपने उसमें से ऐसा कौन सा पार्ट लिया है जिसको आपको एम्फेसाइज करना है और फिर उसको आपको मजीद उस पर रिसर्च करनी है। द प्रॉब्लम अंडर स्टडी शुड बी रिलेवेंट टू द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसे अभी कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो कोविड-19 अभी हमारे एक ऐसा रिसेंट सिनेरियो है जिसपे अभी डिफरेंट लोग जो है, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, और वो अभी एक हमारी नीड है, यानी कि एक प्रेजेंट सिनेरियो में उसको उस पर अभी काम होना है। अभी उस पर इतना काम हुआ नहीं है, तो वो हमारे एक जो है रिलेवेंट है हमारे एक प्रेजेंट सिनेरियो से। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे कुछ भी कुछ डिजीजेस या कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक इंटरनेशनल वो, यानी कि एक हमारे पास एक हर दौर में जो है वो लोगों की जो है जरूरत होती है कि लोगों को उसके बारे में जानना होता है, उसके बारे में क्या फर्दर रिसर्च हुई है वो लोगों को जो है समझना और उसको देखना जरूरी होता है। तो वो तमाम चीजें हम अपने जो है इसमें अपने अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट्स यूटिलिटी एट द लोकल और नेशनल लेवल हैज टू बी डिस्कस्ड। वही बात है जो मैंने भी आपसे बताई कि आपका जो वर्क है, इतनी मेहनत आपने की, आपने अपने लैब में इतनी सारी चीजों के साथ उसको परफॉर्म किया, आपने जो है HEC ने या फिर आपके जो इदारे ने इतनी ज्यादा फंडिंग की, तो उसमें आपकी लोकल कम्युनिटी और आपका जो है नेशनल लेवल पर क्या उस चीज का बेनिफिट है, क्या आपकी जो है सोसाइटी को उससे आपकी इस रिसर्च वर्क से फायदा होगा। अगर जैसे आप कोविड-19 पे वर्क कर रहे हैं, तो कोविड-19 के हवाले से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे अगर आप रिसर्च करें तो आम पब्लिक को उससे फायदा हो सकता है, कि उनको उसके बारे में अवेयरनेस होगी, आगे जाकर लोगों को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नेसेसिटी फॉर टेकिंग अप द स्टडी नीड्स टू बी मेंशन। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, कि अभी अगर हम कोविड-19 की बात करें, ठीक है, अगर हम कोविड-19 की प्रेजेंट स्टेटस, अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको भी आपको इसमें जो है मेंशन करना है, और आगे इसकी जो है नेसेसिटी क्या क्या है, कैसे हम उसको जो है आगे और चीजों से इंटरलिंक करके उस पर मजीद रिसर्च कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एड्स द रिसर्चर इन कंस्ट्रक्टिंग द रिसर्च प्रपोजल, कि आपको कहाँ से जो है इस तरीके के आपको जो है रिसर्चर हैं जो आपकी इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। It also allows the person to formulate the hypothesis, कि क्या किस तरीके से आप जो है उस चीज को समझने में, उस चीज को जो है हाइपोथेसिस करने में जो है आपका वर्क हो सकता है। अच्छा, हाइपोथेसिस में मींस क्या होता है? हाइपोथेसिस is mentioned as a tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables। ठीक है ना, कि हम एक किसी भी चीज में हम जो है हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास वेरिएबल्स आ रही हैं, उसमें जो है हमारे पास ये चीज जिसमें हम एक हाइपोथेसिस बना लिया, तो उसको हम इसमें हाइपोथेसिस को कंसीडर कर लेते हैं। हाइपोथेसिस शुड नॉट बी अ हैप्पैज़र्ड गेसेस बट शुड रिफ्लेक्ट द नॉलेज, इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, कि हाइपोथेसिस में ये नहीं कि हमने तुक्का लगा दिया, हमें उसमें तुक्का नहीं लगाना होता, या हमें उसमें ऐसी बेरब सी जो है एजम्पशन नहीं करनी पड़ती या करनी चाहिए। उसमें हमें जो है हमें प्रॉपर हमारी नॉलेज के साथ जो हमारी इमेजिनेशन है, कि भाई अगर इमेजिनेशन मीन्स ये बात हरगिज नहीं कि अगर आपने एक दिन पहले अपने ख्वाब में एक चीज देखी, वो आपने फिर नेक्स्ट डे कहा कि भाई ये तो अब मेरे जो है ड्रीम में मैंने इसको देख लिया है, अब ये चीज मैं इसको जो है इसमें एडअप कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। इमेजिनेशन मीन्स एक आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है कि ये चीज अगर मैं इस चीज से इस लिहाज से वर्किंग करूंगा तो वो चीज में इसके लिए जो है बेनिफिशियल होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंट या फिर स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होते हैं आपके प्रीवियस वर्क से, जो आपने जो है लिटरेचर रिव्यू अपना स्टैक किया है, जो आपने जमा किया है, उसके लिहाज से फिर आप उसको जो है मजीद आगे अपने वर्क को एक्सटेंड करते हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना, जो आपका इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो आपको जो है फॉलो कर रहा है, यानी कि जो आपका रिसर्च सुपरवाइजर है या आपके जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, उसको भी आप उसमें जो है मद्देनजर रखते हैं। Hypothesis can be formulated by understanding the problem, reviewing the literature on it and considering the other factors। ठीक है ना, ये तमाम चीजें कि आप उसमें जो है प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं एंड अदर फैक्टर्स को जो है इसमें कंसिडर करते होते हैं।
A researcher can state the problem and the hypothesis in about 200 words covering all the aspects described above. ठीक है, ये भी आपके जो वर्ड्स की ये जो लिमिटेशन है ये भी डिफरेंट होती है. लाजमी नहीं है कि हर जगह आपको एक ही वर्ड लिमिटेशन दी जाए. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको जो है डिफरेंट इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेंगे. अच्छा, एम भी आपके सिनॉप्सिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. द एम इज अबाउट व्हाट यू होप टू डू, योर ओवरऑल इंटेंशन इन द प्रोजेक्ट. क्या आपका ओवरऑल प्रोजेक्शन क्या है. अगर हम कोविड-19 के हवाले से डिस्कस करें, ठीक है, तो कोविड-19 में अगर हम एक एम लेके चल रहे हैं कि आप हाइपरटेंशन या जो डिफरेंट कोमोर्बिड डिजीज में मुब्तला लोग हैं उन पे आपको वर्क करना है कि उन पे कोविड-19 का कितना इफेक्ट हुआ या उन लोगों पे जो है उनकी आगे फर्दर क्या सिचुएशन हुई कि उन्होंने कोविड-19 को किस तरीके से फेस किया. तो ये आपका एक एम हो गया. ठीक है, और फिर उसके बाद आपका उसमें पूरा एक होप है कि आप इस चीज को इतना आगे तक लेकर जाएंगे. एम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट written in broad terms. ठीक है ना, कि उसमें पूरा आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है. एम set out what you hope to achieve at the end of the project. कि अगर आपको अपना काम जहां तक लेके जाना है वहां तक आपका एम उस चीज को शो करता है. अगर आपको अपना काम इनिशियल फेजेस में स्टॉप कर देना है कि आपको खाली बस सैम्पलिंग करनी है या आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है या क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है, तो वहां तक आपका ये काम जो है कहाँ तक आपको अपने काम को एक्सटेंड करना है, तो वो आपका एम इसको कंसिडर करता है. इसके बाद आप क्या जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स. एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस आर. ठीक है, कि उसमें कौन कौन से आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आपके स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि फर्स्ट आपको जो है कोई एक सर्वे फॉर्म फिल करना है. इसके बाद आपको जितने भी हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनके आपको जो है रिपोर्ट्स को जो है चेक करना है. फिर आपको उनसे जो है आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना है, इतना आपको जो है तमाम सेंटर्स का विजिट करना है. तो ये आपके स्टेप वाइज होगा. अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ टास्क नीडेड टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है ना, एक आपका एक टास्क बन जाएगा कि आपको फर्स्ट स्टेप से पहले सैंपलिंग कलेक्शन है, या अगर आप हाइपरटेंशन के हवाले से जो डिस्कस कर रहे हैं या डिफरेंट कोमोर्बिड डिजीज के, तो इसमें अगर आप डायबिटिक पेशेंट ले रहे हैं, हाइपरटेंशन ले रहे हैं, डिफरेंट किडनी डिजीज के पेशेंट ले रहे हैं, तो आपकी पूरी एक लिस्ट बनेगी. और फिर उसमें यह है कि कितने लोगों को आपको उसमें एडप्ट करना है और कितने पेशेंट्स को आपको उसमें डील करना है. तो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स शुड बी ओनली अ फ्यू, 2 to 3. ये नहीं कि पूरी आपने 100 अपने एम्स की या ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बना दी. तो आपको 2 to 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जिसमें आप जो है पूरे अपने काम को जो है समराइज वे में पेश करें. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली डिफाइंड. ठीक है, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले आपने क्या करना है. फिर अगर जैसे सपोज आपने पहले तमाम सर्वे फॉर्म सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, सर्वे फॉर्म कलेक्ट करके उसके बाद आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है. उसके बाद आपको उन सर्वे फॉर्म्स का या उन पेशेंट के, अगर आपने डिफरेंट जैसे हम टीबी की कर रहे हैं, ठीक है, टीबी के अगर आपने डिफरेंट पेशेंट से आप मिले तो उनके आपने जो है सैंपल्स दिए, तो उन सैंपल्स का आपने फर्दर को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, उसकी जो है आपको जो है सिर्फ स्टेनिंग तक आपको लेके जाना है. ए बी स्टेनिंग आपको करनी है या आपको जीन एक्सपर्ट करना है, कहाँ तक आपको जो है उन टीबी के सैंपल्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स शुड नॉट इंक्लूड द वर्ड नो और अंडरस्टैंड. ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें नहीं ऐसी होनी चाहिए. दे डू इंक्लूड एक्टिव वर्ब्स सच एज स्टेट, एक्सप्लेन, आउटलाइन, लिस्ट और डिस्क्राइब. ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप जो है ना ऐसी चीजें इसमें जो है ऐड ना करें जो कंफ्यूजन का बायस बने. इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट इंट्रोडक्शन का. ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है एक मेन पार्ट होता है जिसमें आप जो है अपने काम को पूरा एक ओवरव्यू कर रहे होते हैं. इसको अब जो आपका रिव्यूअर है, जो आपका सिनॉप्सिस को चेक करने वाला है, उसको अपने काम को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी बिना पर वो देखेगा कि अच्छा आपका काम ये है, आपका काम किस फील्ड से रिलेटेड है. should contain brief background of the selected topic. जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 का उसमें जो एक ब्रीफ बैकग्राउंड होना चाहिए कि कोविड-19 क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका जो है ओरिजिन हुआ और कहाँ से ये अब तक ये कितने लोगों को जो इफेक्ट कर चुका है और दुनिया भर में इसकी क्या सूरत हाल है. इट मस्ट आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, इट्स रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट. ठीक है ना, कि
कि आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको मैंने बताया कि जब तक आपके काम की कोई इंपॉर्टेंस, कोई वर्थ नहीं होगी, तब तक आप उसको जो है अपने काम को जो है आप किसी के सामने पेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इट्स रिलेवेंस, कि आपके काम की जो है रिलेवेंसी क्या है, कि आपका काम किस चीज से जो है रिलेवेंट है। अगर आप कोविड-19 के हवाले से वर्क कर रहे हैं तो आपके पास इंट्रोडक्शन में कोविड-19 की ही बातें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें हेपेटाइटिस के बारे में जिक्र करना शुरू हो जाएं, आप उसमें टीबी के बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाएं। अगर आप किसी कोमॉर्बिड डिजीज के बारे में डिस्कस कर भी रहे हैं, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब, उसका जो है आप एक जो मरकजी ख्याल है, जो उसका एक सेंट्रल आइडिया है, वो आपका कोविड-19 ही होना चाहिए। ठीक है, और इट मस्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द स्टडी। ये देखिए, मैं इस बात पर बहुत इनहांस इसलिए कर रही हूँ कि जब तक आपके स्टडी का कोई पर्पस नहीं होगा, जब तक आपकी स्टडी की कोई वर्थ नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, तब तक आपका पूरा काम जो है एक तरीके से अनरिकग्नाइज्ड रहेगा। ठीक है ना, उसको अगर आपको अच्छे तरीके से इंटरनेशनल वे में या नेशनल वे में रिकग्नाइज करवाना है, तो उसकी पहले आप वैल्यू चेक करें, और फिर अपने काम का पर्पस कि क्यों आप ये काम करना चाह रहे हैं, आगे जाकर इससे आम पब्लिक को, आपके लोगों को क्या इससे फवायद हासिल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में जर्नल और स्पेसिफिक। ठीक है ना, अब जैसे मैंने बताया कि एक तरह दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से जर्नल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक। Objectives are statement of mentions. They inform the reader clearly what the researcher plans to do in his or her work. ठीक है, कि वो अपने वर्क में क्या चीज वो करने जा रहा है, क्या उसका जो है प्लान है, उसका गोल क्या है, क्या चीज उसको अचीव करनी है एंड ऑफ द रिसर्च या एंड ऑफ द एमफिल, एंड ऑफ द पीएचडी। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि हम किसी गोल के तहत बस हम भागे जा रहे हैं, हम डेली लैब में आ रहे हैं, अपना यहाँ वहाँ का काम किया और फिर घर चले गए। ठीक है, हर काम का, हर चीज करने का एक गोल होता है, आपका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको अचीव करना होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको आपको उसमें मेंशन करना है। They must identify the variables involved in research. The objective should start with an action verb and be sufficiently specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Means smart. ठीक है, objective should be smart form. और ये आपका स्मार्ट फॉर्म स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये नहीं कि आपने उसमें कोविड-19 के आप सैंपल्स लिख रहे हैं, उसमें आपने टीबी डाल दिया, हेपेटाइटिस डाल दिया, जो है इन्फ्लुएंजा डाल दिया, डिफरेंट चीजों को आपने उसमें जो है मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया। ऐसा नहीं, स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मेजरेबल, you will know when you have reached your goal। ठीक है, ऐसा देखिए, हर चीज का जो है टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि आपका कोई टाइम पीरियड ना हो, कि आपने अगर अपना वर्क नवंबर में स्टार्ट किया है, तो आपको को जो है आपका 6 महीने का या 1 ईयर का या 3 इयर्स का, जितना भी आपका टाइम पीरियड है, उसको आपको मेंशन करना है। इट शुड बी मेजरेबल, कि आपको पता हो कि आपको अपना वर्क, रिसर्च वर्क 3 मंथ्स में या 6 मंथ में आपको अपना काम कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास एक टाइम पीरियड हो। ठीक है, अगर आप उसको टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम एक्सटेंड होता जाएगा और फिर वो आपको अपना जो है एक गोल आप अपना अचीव नहीं कर सकेंगे। अचीवेबल, डोंट अटेम्प्ट टू मच, a less ambitious but completed objective is better than an over ambitious on that one that you cannot possible achieve। ठीक है, अचीवेबल, ऐसा हरगिज ना करें कि आप कहें कि आपको जो है ऐसी कोई चीज बनानी है कि आप फौरन जो है कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज कर लें, क्या फौरन जो आपके लिमिट से एक्सेसिबल। ठीक है ना, कि जो आपकी पहुंच में ना हो। कि सपोज अगर आप अपनी जो है लैब में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई चीज उसमें आपके पास ये हो कि भाई ये चीज मेरी जो है लिमिट यहाँ तक है। अब सपोज अगर जैसे कोई अगर उसमें नासा की फील्ड में या कोई उस ऐसी फील्ड है, उसको उसकी जो है पहुंच आगे तक ना हो, वो सोचे कि भाई मैं तो जो है मरीज में जाकर जो है जिंदगी एक वो करूंगा, ये मेरा जो है अचीवेबल है।
ठीक है, तो वो अचीवेबल नहीं हो सकता। क्योंकि देखें आपकी जो है ना एक वो चीज होती है कि आपका बजट क्या है, आप अपना लैब वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको अपना अचीवेबल देखना होता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे कुछ हमारे पास रिसर्च स्टूडेंट्स या कुछ हमारे पास रिसर्च सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर का सेटअप नहीं है, कोई ऐसी आपके पास आगे ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि जिसमें वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्कअप कर सके, तो उनको अपना जो है टारगेट वहीं तक ही रखना होता है जहां तक वो अपने काम को आसानी से और बिल्कुल दिल जमे के साथ कर सके। देखिए वो बात बिल्कुल सही है कि हम जो है आगे से आगे जाते जाएंगे तो हमारे पास चीजें जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल होती जाएंगी, लेकिन उन फैसिलिटीज को हासिल करने के लिए भी आपके पास एक मेजरेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए 5 साल 6 साल तक बैठे हुए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज का एक टाइम पीरियड का है वो, और फिर अचीवेबल। ओवर एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस इस हद तक भी ना हो कि आपका काम वहां पर बीच में ही लटक जाए, बीच में ही आपका काम वहां पर एकदम से जो है स्टॉप हो जाए कि भाई ये मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं अपने काम को कैसे लेकर आगे चलूंगा। अब लो भाई ये क्या हो गया, अब मेरा काम तो अब आगे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास ये वाली फैसिलिटीज नहीं है। तो अब सही ना, तो अपनी चीजों को वहां तक लिमिट करें। इसके बाद है रियलिस्टिक। डू यू हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल टाइम मनी स्किल्स। रियलिस्टिक होना लाजमी है कि अगर आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आप देखें कि आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 3 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, उसके लिहाज से आप अपना जो है काम को उसको समराइज करें, अपने काम को लेकर चलें। आपके पास मनी कितनी है, कितनी आपको फंडिंग है, कितना आप अपने कितना आपका बजट है, कितना आप अपने काम के ऊपर खर्च कर सकते हैं, उसको भी देखें। इसके बाद स्किल्स, ठीक है ना, बहुत से लोगों को जो है मॉलिक्यूलर के काम की स्किल्स नहीं होती है, बहुत से लोगों को जो है जेनेटिक्स के काम की स्किल्स नहीं होती है, तो वो स्किल्स की वजह से कि उनके पास स्किल पर्सन मौजूद नहीं होता, या खुद उनको वो चीज जो है आगे करने में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तो फिर उनका काम बीच में स्टॉप हो जाता है। तो अपने काम को स्टॉप होने से बचाने के लिए यू शुड बी रियलिस्टिक। इसके बाद है टाइम कंस्ट्रेंट। डिटरमाइन व्हेन ईच स्टेज नीड्स टू बी कंप्लीटेड। Is there time in your schedule to allow for unexpected delays? अपने हर काम को ना टाइम की एक बाउंड्री लाइन दे दें कि कौन सा आपको स्टेज, अगर आपको सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आपको सैम्पलिंग के लिए 1 ईयर देना है, उसके बाद उस सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए आपको अपना दूसरा साल चाहिए, फिर आपको उस सैम्पलिंग की जो आपने किया है उसकी आपको डेटा एनालिसिस के लिए 5 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, फिर आपको अपना थीसिस राइटअप के लिए कितना टाइम चाहिए। तो आपका ये पूरा टाइम बन जाएगा कि कितने से कितनी देर में आपका ये पूरा काम कंप्लीट होगा। तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट, ठीक है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम कंस्ट्रेंट। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिनॉप्सिस में। It describes the work done by others, either at local or international level, on it or similar object. ठीक है, जैसे हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो कोविड-19 में देखिए अभी इतना वर्क हुआ नहीं है, तो लेकिन उसमें प्रीवियस जो इस तरह के हमारे पास वायरसेस थे उसके ऊपर क्या काम हुआ है, ठीक है, वो भी आप उसमें अपने एडप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सार्स कोविड-19 जो है ये कोई न्यू वायरस तो नहीं है ना, ये तो डिफरेंट जो हमारे पास पहले वायरस थे उन्हीं से ये जो है एवोल्यूट हुआ है, इसका जो है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसको आपके जो है प्रीवियस वर्क को आपको उसमें जो है डिस्क्राइब करना होता है। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अदर्स एंड द करेक्टिव स्टेप्स टेकन और मॉडिफिकेशन मेड बाय देम। ठीक है, अगर जैसे सपोज अगर आपको अपनी लैब में आपको माइक्रोबायोलॉजी की या फिर पैरासाइटोलॉजी की लैब में किसी चीज को अगर आपको सपोज आपको किसी पैरासाइट को जो है कल्चर करना है, ठीक है, तो आपके पास उसमें क्या डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं, या पिछले जिन्होंने किसी पैरासाइट को जो है कल्चर करने की कोशिश की, या फिर किसी ऐसे डिफिकल्ट ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने की कोशिश की, तो उनको उसमें किस तरह की जो है मुश्किलात पेश आई, और फिर उन्होंने उसमें क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए।
ठीक है, कि उनका ये काम स्मूथ वे में कंप्लीट हुआ, तो वो हम उनसे जो है लर्न करते हैं. Research methodology of the researcher can be structured and modified after reviewing the literature. ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको जो है इसमें देखने को मिलती है कि इन्होंने अपने काम को किस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आए. The review assists in identifying various variables in the research project and conceptualize at their relationship. ठीक है, कि आपके डिफरेंट इसमें जो है वेरिएबल्स होते हैं, अभी हम वेरिएबल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो उसको आपको उसमें जो है एक पूरे रिलेशनशिप में लेकर आना होता है. The viewer can assess the work put in by the researcher and also assist in assessing the feasibility of the study. ठीक है, तो इसमें आपको जो है पूरा आपका वर्क होता है उसको एक कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर फॉर्म में उसमें हम लेके आते हैं. ये प्लीज किसी और का ये माइक ओपन है, आप लोग प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिए ताकि बीच में ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ना आए, ये डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज. अच्छा, इसके बाद है आपका मटेरियल्स एंड मेथड. The research methodology forms the core of the research project. The methodology should cover the following aspects. इसमें आपके पास स्टडी डिजाइन है, स्टडी सेटिंग्स हैं, सैम्पलिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल्स हैं, स्टडी मेथड्स हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड देन एथिकल क्लियरेंस. ये तमाम हेडिंग्स के साथ आपका एक मेन हेडिंग बनता है जिसे हम मटेरियल एंड मेथड कहते हैं. स्टडी डिजाइन में क्या है? Mention the name of the appropriate study design. कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने जा रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल डिजाइन है या आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में क्या है? सर्वे स्टडी है आपका, या आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, या कोई एपिडेमियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज अकरेंस. ठीक है ना, अगर जैसे हम टीबी के हवाले से वर्क कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें आपने तमाम टीबी के पेशेंट्स को ऐड कर दिया और फिर उनको आप तमाम डिफरेंट कोमोर्बिड डिजीज और फिर डिफरेंट उनके जो है जैसे उनके रहन सहन है, वो कहाँ उनकी जो है वो है उनकी लोकेलिटी क्या है, उन तमाम चीजों को आपने मेंशन करके. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डिजाइन. ऑब्जर्वेशनल एंड एनालिटिकल डिजाइन क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव स्टडी. ठीक है ना, क्या इसमें आप अपने फ्यूचर को लेके जा रहे हैं कि क्या इसमें फ्यूचर में हो सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मींस पास्ट को जिसमें हम कंसीडर कर रहे होते हैं. फॉलो अप स्टडी. ठीक है, फॉलो अप स्टडी में कि अगर सपोज अगर किसी ने लेटेंट टीबी के ऊपर कोई काम किया, उसने अपना काम एक स्टेज पे आके स्टॉप कर दिया, फिर आप उसके काम को फॉलो. प्लीज अपना माइक म्यूट करें. डॉक्टर वजीहा अपना माइक म्यूट करें, डिस्टरबेंस हो रही है पार्टिसिपेंट्स को. फिर आप उसके जो है काम को मजीद फॉलो अप करते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका आ गया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. एनिमल स्टडीज, बहुत से लोग जो है एनिमल डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उसमें हम वर्किंग कर रहे होते हैं. थेराप्यूटिकल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें हम ड्रग्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम फॉलो अप स्टडी कर रहे होते हैं. स्टडी ऑफ नेचुरल स्टडी ऑफ अ डिजीज. मतलब आप प्लीज डॉक्टर वजीहा की उस पर जाके म्यूट कर दें उनका माइक. Unable to find Dr. Vajia. डॉक्टर वजीहा के नाम पे जाके ना म्यूट कर दें उनका. सर्च बार में आप ऊपर वजीहा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नेम कॉल कर दें. बहुत डिस्टरबेंस कर रही है, या तो इनको एनिमुलेट कर दें आप. मुझे नजर तो आ जाए डॉक्टर वजीहा. आप फाइंड करेंगे क्या पार्टिसिपेंट्स में?
फाइंड हाँ, वो डॉक्टर लिख देंगी ना तो वो फाइंड हो जाएंगी। इनकी वजह से पूरा सेशन डिस्टर्ब हो रहा है। टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैं सर्च बार शो होगी उसके ऊपर से आप नाम लिख के तो रिमूव कर ओके You people can hear me? आप सब लोगों को मेरी आवाज Yes, क्लियर ma'am. आ रही है ना? डॉक्टर साहब यस मैम आपकी आवाज कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं स्टडी डिजाइन के हवाले से। ठीक है, अब स्टडी डिजाइन में क्या चीजें हैं? अ मेंशन अबाउट द रिसर्च सेटिंग्स शुड बी मेड। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, सैंपल साइज। सेटिंग मींस आपका प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस वेयर द रिसर्च वर्क इज टू बी कंडक्टेड। ठीक है, वो आपका कोई डिपार्टमेंट है, अगर आप जो है जो सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अगर आपको अपने स्टडी कंडक्ट करनी है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसके किस डिपार्टमेंट में, जैसे सपोज आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कहाँ आपको वर्क कंडक्ट करना है। ठीक है, अगर आप जैसे हाशमानी हॉस्पिटल में अगर आपको वर्क करना है तो वो वहाँ का आपको एक प्लेस का नाम देना है कि किस सेटिंग में आप अपना वर्क सर अंजाम देने जा रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, हाउ लॉन्ग विल द स्टडी टेक विद डेट्स। 2 नवंबर 2021 में हमने ये वर्क स्टार्ट किया, ये वर्क हमारा खत्म होगा 1 जनवरी 2022। तो आपको अपना एक टाइम लिमिट देना है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। जहां तक अगर आपने जनवरी की स्पेसिफिक डेट में अपना टाइम वर्क खत्म नहीं किया तो फिर आगे आपको मजीद अपना काम एक्सटेंड करवाने के लिए एक ऑफिशियल लेटर देना होगा, जिसके बाद आपका वर्क मजीद एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आपके काम की लिमिट नवंबर से लेके जनवरी तक की है। इसमें आपको अपना पूरा काम वाइंड अप करना है विद आपका थीसिस राइटिंग तक, पूरा आपको काम अपना करके सबमिट करवाना है। ठीक है, सैंपल साइज, हाउ मेनी पेशेंट्स विल बी इंक्लूडेड, इफ देयर आर ग्रुप्स हाउ मेनी पर ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको 250 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं तो उसमें आपको मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि अब बस पेशेंट्स सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, 1000 हो गए, 2000 हो गए, कोई लिमिटेशन नहीं है। या आपने सिर्फ 5 सैंपल्स कलेक्ट किए, वो भी कोई आपके जो है वर्तेबल नहीं है। सैंपल साइज इट शुड बी मेंशन, ठीक है ना, कि सैंपल साइज कितना आपको, और वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ देयर आर ग्रुप्स हाउ मेनी पर ग्रुप्स, कि अगर आप जैसे कोमॉर्बिड डिजीज के अगर आप लोगों पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपने डायबिटिक पेशेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, हाइपरटेंशन पेशेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, किडनी डिजीज के पेशेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, जैसे HIV पेशेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो इट शुड बी इन ग्रुप वाइज। अच्छा, इसके बाद इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है? ऑन व्हाट बेसिस विल पेशेंट्स बी इंडक्टेड इन द स्टडी। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोमॉर्बिड डिजीज पे वर्क कर रहे हैं तो जितने भी कोमॉर्बिड डिजीज के अंदर उस ग्रुप में जितने लोग आते हैं, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, नेफ्रोलॉजिस्ट के, HIV, जो कोमॉर्बिड डिजीज है वो सब लोग आपके पास इंक्लूजन क्राइटेरिया में होंगे। या अगर सपोज अगर हम खाली ऐसे कुछ से वर्क करने जा रहे हैं, हम खाली हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स पे वर्क कर रहे हैं तो खाली हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट इट शुड बी इंक्लूजन क्राइटेरिया। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है? ऑन व्हाट बेसिस विल पेशेंट्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी, कि हम सिर्फ हॉस्पिटल एडमिटेड या हम सिर्फ हॉस्पिटल ICU पेशेंट्स का सैंपल ले रहे हैं, उसके अलावा हम किसी पेशेंट का सैंपल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो वो आपका होगा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो 2 क्राइटेरिया इसमें हम फॉलो करते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसके बाद आपका आ जाएगा सैंपलिंग। सैंपलिंग इज सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज फॉर द स्टडी। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि आपका एक सैंपलिंग का एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए कि जो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका एमफिल का थीसिस है या आपका साइनोप्सिस है, PhD का साइनोप्सिस है, या अगर आपका MS का या MSc का अगर आप वो थीसिस का आप करने जा रहे हैं, उसका साइनोप्सिस राइट अप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट भी 150 से बिलो अगर आप जो है अपना सैंपल साइज रख रहे हैं तो वो इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें आप इतनी ज्यादा जो है आपकी कैलकुलेशंस, आपका डेटा एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
एटलीस्ट अगर आप जो है पीएचडी का भी अगर आप सिनॉप्सिस राइट कर रहे हैं तो 500 तक भी आपको जो है सैंपल कलेक्शन इतना होना चाहिए। लेकिन देखें ये भी डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमारे पास इतना ज्यादा जो है सैंपल साइज नहीं होता, इतने ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स या फिर इतने ज्यादा हमारे पास उससे वो लोग या वो चीजें मौजूद नहीं होती जिन पे हम वर्क कर सकें। तो ये आपके टॉपिक पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सैंपल साइज शुड बी वर्तेबल, ठीक है ना। और ये कि उसका आप डेटा एनालिसिस आराम से कर सकें। द स्टडी population can be population of cases, population of people or population of recipients of certain treatment, ठीक है ना। कि कौन कौन से आप अपने इसको जो है पॉपुलेशन को ऐड किया है। केस में आपने जो है केसेस के लिहाज से ऐड किया है कि अगर जैसे डायबिटिक फूड अल्सर का अगर हम ले रहे हैं तो डायबिटिक फूड अल्सर के केसेस हम खाली उसमें हम सिर्फ वो वाली पॉपुलेशन के सैंपल ले रहे हैं जिनको डायबिटिक फूड अल्सर की शिकायत हो सकती है। पॉपुलेशन ऑफ पीपल, ठीक है ना, कि किस तरह के उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। और पॉपुलेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट, कि अगर जैसे डायबिटिक फूड अल्सर के लोगों को अगर कोई ऑपरेशन हो चुका है या उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रही है तो वो भी उसमें जो है उसको हम अपने सैंपलिंग में काउंट करें। The sample size should be adequate to apply or relevant test of statistical and significance, ठीक है ना। मैंने बताया कि सैंपल साइज शुड बी एडिकेट, इतना सैंपल साइज होना चाहिए कि आप उसको जो है आराम से उसकी जो है डेटा एनालिसिस कर सकें। सैंपल साइज अगर बहुत रिड्यूस होगा तो आप उसका जो है डेटा एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। अगर बहुत इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा होगा तो वो फिर आपको उसको एंड में उसका वाइंड अप करना, उसका डेटा एनालिसिस करना भी मुश्किल होगा। The samples should be representative of the population and should be reliable, ठीक है। ये सैंपल जो है आपके पास रिलायबल होने चाहिए। अगर आप डायबिटिक फूड अल्सर के सैंपल्स ले रहे हैं तो उस पेशेंट को डायबिटिक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके फूड में किसी और चीज से इन्फेक्शन हुआ हो, उसको कोई चोट लगी हो या कोई बर्न इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद आपने उसका सैंपल ले लिया, तो इट शुड नॉट बी रिलायबल, ठीक है। जो आपका मेन एम है उसको वहां पर आपको कंसिडर करना है कि आपको सिर्फ डायबिटिक ही फूड अल्सर ही चाहिए, कोई और आपको फूड का इन्फेक्शन आपको जो है इसमें आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। There are many methods for sampling like simple, random, systematic and stratified sampling, cluster sampling, ठीक है ना। इस पर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इस तरीके के डिफरेंट टाइप के पास सैम्पलिंग के मेथड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताया था ना कि वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स दैट चेंज, ओके, these changes can affect the outcome of a research project, कि कौन कौन से आपके इसमें जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको जो आप इसमें जो है काउंट कर सकते हैं। Thus it is important to identify the variables at the planning stage, ठीक है। प्लानिंग स्टेज में जब आप अपना सिनॉप्सिस राइट करने जा रहे हैं, जब आपने एक पूरा उसका एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, तो उसमें आपको अपने उसमें वेरिएबल्स काउंट करने हैं। They should be quantified with a measurable unit, ठीक है, कि उसमें जो है आपके पास measurable unit से किस तरीके से आप उसका डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे। Knowledge of the various variables in a research project will assist in refining the objectives, ठीक है, कि इसमें जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उसको आपको आगे जाकर किस तरीके से आप उसको जो है डिफाइन करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स में उसको आप एड अप करेंगे। Usually objectives of a research will be to see the effect of independent variables on dependent variables, ठीक है ना। अच्छा, there are 4 types of variables होते हैं। Independent variables क्या होते हैं? These are the variables that can be manipulated by the researcher and the effect of that are observed on the other variables, ठीक है। For example, amount of vitamin given, ठीक है, impact of drug on cancer, the डोजेज एट द टाइमिंग सॉल्ट, ठीक है ना, कि जिसको आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप जो है वहां पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द चेंजेस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक लाइफ स्पैन, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ऑन कैंसर या आपका बीपी, ठीक है ना। इसको आप जो है वहां पर चेंजेस अगर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये आपकी जो है ये अगर आपने डोजेज चेंज कर दी, अगर सपोज अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का मरीज है और उसने जो है प्रॉपर टाइम पर अपने जो है डोजेज इस्तेमाल नहीं की, तो क्या होगा, आपने उस वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक है ना।
उसकी जो है बीपी का जो लेवल था जो कल था वो आज नहीं होगा, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में क्या है, दीज में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स ऑफ HIV एड्स टू अ हार्ट highly effective antiretroviral therapy. The outcome may be influenced by the presence of anti-tubercular drugs. ठीक है, तो intervening drugs, intervening variables ये होते हैं. Background variables क्या होते हैं? These are changes that are relevant in the group of population under study. These need to be included in the study, for example, age, sex, and ethnic origin. ठीक है ना, तो बैकग्राउंड वेरिएबल्स में ये तमाम चीजें आ जाती हैं, जिसमें आप जो है एक देखें, हम अगर पाकिस्तान के हवाले से रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम टीबी के पेशेंट के हवाले से बात कर रहे हैं या हम किसी भी ऐसे डिजीज के हवाले से पेशेंट से बात करें, तो पाकिस्तान में उसका वेरिएबल डिफरेंट होगा। बाहर मुल्कों में जो उस पर रिसर्च वर्क हो रही है, इसमें आपके पास उसके एथनिक ओरिजिन आ जाता है, ठीक है। अगर हम अंग्रेजों पे वो रिसर्च करें तो उसका रिजल्ट हमें कुछ और मिलेगा, अगर हम वही रिसर्च पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसका रिसर्च कुछ और मिलेगा। अगर हम एज की बात करते हैं तो डिफरेंट एज फैक्टर्स में, ठीक है, जैसे हम कोविड-19 पर बात करें तो कोविड-19 में हमें बच्चों के हवाले से कोई और वेरिएबल्स मिलेंगे, फिर हम जैसे जैसे अडल्ट से होते हुए हम ओल्डर एज में आते जाएंगे तो हमें उसके वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे। इस तरीके से सेक्स में, ठीक है ना, कि जेंडर वाइज क्या फीमेल और मेल में भी जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स मिलेंगे, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल का क्या रोल होता है सिनॉप्सिस में? कंट्रोल ग्रुप इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। कि कंट्रोल हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं कि हम अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारा काम जो है एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, हमारा काम एक राइट वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पर कोई ऐसी चीज तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से मैच नहीं कर रही, तो हम उसको अपने काम को वैलिडेट करते हैं बेसिकली। They usually consist of units of same population but differ in some respects, ठीक है ना। कि अगर हमने डायबिटिक फूड अल्सर की बात करें, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन की, तो हमारे पास उसके कुछ कंट्रोल्स होते हैं कि भाई ये डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के मरीज हैं तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए, ये ऐसी जो है, या अगर हम किसी भी बीमारी के हवाले से किसी भी चीज के हवाले से अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें वो वैसा रिजल्ट आना चाहिए, तो उसको हम फिर कंट्रोल से मैच करके देखते हैं। कंट्रोल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये बात वो है कि लाजमी नहीं है कि हम हर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें, जहां पर हमें नीड है अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करने की, हम वहां पर जो है कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। As far as possible, they should be used in all analytical studies, drug trials जिसे हम करते हैं और intervention programs, ठीक है ना, कि हम ड्रग ट्रायल से हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो ड्रग ट्रायल का रिजल्ट आ रहा है वो हमारे कंट्रोल से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद स्टडी मेथड है। Here the researcher will have to describe the method of data collection, which may be in the form of क्वेश्चनरी के फॉर्म में हो सकता है, सर्वे फॉर्म हो सकता है, इंटरव्यूज हो सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट्स। A sample of the performer should be prepared and attached. The possible cost involved and any financial assistance received must be mentioned, ठीक है ना। स्टडी मेथड कि आपका अगर कोई सर्वे फॉर्म है तो उसमें सर्वे मेंशन होना चाहिए। इंटरव्यूज अगर आपने डिफरेंट डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस के अगर आपने सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो डायबिटिक फूड इन्फेक्शन का पूरा एक सर्वे फॉर्म होता है, ठीक है। उसको आपको फिल करना है कि पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कब से जो है डायबिटीज है, कब से जो है उसको ये फूड अल्सर चल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कितने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन आप उसके जो सर्वे फॉर्म में फिलअप करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है कि अगर डायबिटिक फूड इन्फेक्शन है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस वे में है, अगर उसको जो है कोई अगर उसका कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, किस तरीके से उसका जो है वो ऑपरेट हुआ, क्या हुआ, तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी आती है कि जो उसके अगर हमको कोई अगर हम उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको भी हम जो पूरी इसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी कलेक्ट करते हैं। इस तरह से पूरा इसका स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है, किस तरीके से आपने इसको जो पूरा स्क्रीन करके उसका वो लिया है। A sample of the performer should be prepared and attached, वो आपके सिनॉप्सिस के साथ अटैच्ड होता है, यानी कि जो है assumption नहीं करने होते, आपको अपने पूरा उसको जो है वहां पर एडप्ट करना होता है, ठीक है।
द पॉसिबल कॉस्ट इन्वॉल्व एंड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है ना, कि आपके पास फंडिंग क्या है, किस तरीके से आप अपने, अगर आपका रिसर्च वर्क है फंडेड है, वो चाहे आपके जो है आपके अपने अपने इदारे से हो या किसी इंटरनेशनल जगह से हो, तो वहां से कैसे आपको उसको लेकर किस हद तक आपको जो इसकी फंडिंग चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या है, ब्रीफ नोट ऑन हाउ डेटा आर कलेक्टेड शुड बी इंक्लूडेड, द इंफॉर्मेशन शुड बी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ट्रेनिंग टू डेटा कलेक्टिंग टीम, logistic support, plans for collaboration with other organization should be included। ठीक है, कौन कौन से आपको इसमें जो है डेटा कलेक्शन में चीजें रिक्वायर्ड होती है, कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, कि अगर आप जिस इदारे से वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको किस तरीके से आपको एक डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन को वो करना है, मेंटेन करना है। ट्रेनिंग टू डेटा कलेक्टिंग टीम, कि जो, क्योंकि हर रिसर्च प्रोजेक्ट का, हर सिनॉप्सिस का डेटा कलेक्ट करने का वो मेथड डिफरेंट होता है, तो उसको आपको अपनी टीम को, जो अगर आप किसी टीम के जरिए करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, तो आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके बाद आपकी जो है इसमें जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है, उसको भी इसमें मेंशन करना होता है। और अगर किसी सपोज करें, अगर आपकी किसी बाहर की चीज है, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से या किसी नेशनल यूनिवर्सिटी से भी अगर आपकी जो है फर्दर कोलैबोरेशन हुई हुई है, तो उनके साथ किस हद तक आपकी जो है कोलैबोरेशन है, कहाँ तक आप जो है उस कोलैबोरेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आपकी जो है सिर्फ बस प्रैक्टिकली कोलैबोरेशन है या आपको वो जो है फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ तक उसमें आप जो है उस कोलैबोरेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी पूरा उसमें आपको उसमें पूरा उस इदारे को मेंशन करना होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये देखिए दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ये हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में देखें आप जो है क्या कहते हैं कि चीजों को ना एक सॉफ्ट वे में, यानी कि जो आपके पास पहले से तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जिसमें आप उसको जो है उसके वेरिएबल्स को काउंट करते हैं, वो उन तमाम चीजों को जो है आप देख रहे होते हैं। ठीक है, सैंपल सिलेक्शन में क्या है, अच्छा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, एक आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। अ गुड एनालिसिस लीड्स टू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अब आपने पूरी मेहनत कर ली, आपने अपना साइनोप्सिस का पूरा रिसर्च वर्क कर लिया, तमाम चीजें आपने अपनी कर ली, लेकिन अगर आपने अपने रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं किया, अच्छे तरीके से आपने अपने रिजल्ट्स को अपने देखने वाले को, पढ़ने वाले को मेंशन नहीं किया, तो क्या होगा कि आपका जो है वो अच्छा, आपका जो इतनी मेहनत थी वो इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं हो सकेगी। ठीक है, the plans for data analysis should be mentioned under the following head। इस नमाज को म्यूट कर दें। The plans for data analysis should be mentioned under the following heads। ठीक है, इसमें आपका स्टेटिस्टिक्स मेथड आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड आ जाता है, एंड डेटा सॉर्टिंग मेथड आ जाता है। तो ये तमाम आपका जो है हम जो है आगे एक डेटा एनालिसिस पर भी एक क्लास करेंगे, जिसमें हम आपको जो है पूरा डेटा एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि बाकी हमने जो है पास्टिक के जरिए तमाम और भी जो है आपके इसके सेशन होते रहते हैं, कि जिस तरीके से आपको अपने जो है डेटा को जो है एक जगह से एक जगह कंपाइल करना है। हम आगे भी ये वाले सेशन करते रहेंगे। ठीक है, अ जर्नल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक मेथड विल बी यूज्ड, मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, कि एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड विल बी यूज्ड, कि क्या उसको आपको वहां पे क्लेरिफाई करना होता है कि आप पी फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आप इसमें जो है स्टैटिस्टिक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें जितना आप जो है अपने सिनॉप्सिस को क्लियर रखेंगे, उतना आपके जो है रीडर के लिए उसको एवेल्युएट करने में आसानी होगी। अच्छा, अब
जो आपके पास एक डेटा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसको आप देखते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चनरी होते हैं, यानी कि जिसे हम फॉर्म कहते हैं, या फिर आपके पास एक सर्वे फॉर्म होता है। रिसर्च मस्ट अटैच एज एन एनेक्स, ठीक है। जो देखें आपके पास जब साइनॉप्सिस आप लिख रहे होते हैं या आप थीसिस राइट करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट आपके पास एनेक्चर आ जाते हैं, जिसमें आप अपना एक डेटा फॉर्म होता है। कोई भी अगर आपके पास कंसेंट फॉर्म में, अगर जैसे सपोज अगर हम किसी पेशेंट का सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट से हमें कंसेंट फॉर्म लेना होता है कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं, और फिर आप जो है ना हमें अपना सैंपल अपनी जो है खुशी से हमें आप अपना सैंपल दे रहे हैं अपनी जो है कंसेंट के साथ। तो हम हर पेशेंट से हमें कंसेंट फॉर्म फिल करवाना लाजमी होता है। The performer or questionnaire with the help of which he or she intends to collect data, ठीक है ना, किस तरीके से वो पूरा हर रिसर्च का एक डिफरेंट सर्वे फॉर्म होता है। नेट पर आपको बहुत सारे सर्वे फॉर्म्स मिल जाएंगे डिफरेंट से, लेकिन आपको उसको अपने डेटा कलेक्शन के हिसाब से, अपने रिसर्च वर्क के हिसाब से कस्टमाइज करना होता है, उसको उसी लिहाज से जो है उसको आपको डिजाइन करना होता है। The performer questionnaire must match the objectives and must not contain irrelevant sections like inclusion and exclusion criteria, ठीक है। कि आपका जो परफॉर्मा है, जो क्वेश्चनरी आप किसी भी, अगर जैसे सपोज अगर हम डायबिटिक फुट इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के पास अगर हम वो क्वेश्चनरी लेकर जा रहे हैं, तो ये नहीं कि हमने उसमें जो है इसमें HIV का भी लिखा हुआ है, TB का भी लिखा हुआ है, COVID-19 का भी लिखा हुआ है, हर तमाम बीमारियां हमने एडअप कर दी और हमें 1 घंटा लग गया एक पेशेंट से फॉर्म जोड़ने। तो उसमें जितने भी इररिलेवेंट सेक्शंस होते हैं उसको आपको जो है इसमें से ऐड नहीं करना होता, स्पेशली जो आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, क्या चीज आपको उसमें एडअप करनी है, क्या चीज आपको उसमें से इरेज करनी है, ठीक है। तो इट शुड बी कस्टमाइज। इसके बाद आपका वेयरएवर नेसेसरी एथिकल कमेटी, ठीक है। एथिकल कमेटी का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सपोज अगर जैसे हम लोग बहुत से लोग जो है अगर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पर अगर वर्किंग करें, या अगर हम ह्यूमन के भी डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं, ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के अगर हम उस पे वर्क कर रहे हैं तो उसका सैंपल ले रहे हैं, या अगर हम किसी भी पेशेंट पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका जो है हमें एथिकल कमेटी क्लियरेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट शुड बी ऑब्टेन। हर इदारे की एक एथिकल कमेटी होती है, ठीक है ना, वहां से हमें जो है ये एथिकल कमेटी क्लियरेंस लेना होता है कि जो काम हमने किया है हमने एथिक्स के दायरे में लेके किया है। अगर हमने किसी जो है वो एनिमल के हवाले से वर्किंग की है, तो ये नहीं कि हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी एनिमल का भी ब्लड ले सके, ठीक है ना। एनिमल भी एक तरीके से जो है एक तरीके से क्या कि वो जानदार है, ठीक है, वो उनको भी तमाम चीजें, उनको भी पेन फील होता है, उनके साथ भी तमाम चीजें जो एक इंसान के साथ हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको जो है अगर हम एक एनिमल, अगर हम जैसे बहुत से लोग रैबिट पे वर्क कर रहे हैं, माइस पे वर्क कर रहे हैं, वो माइस पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, रैबिट पे अनएथिकल वर्क किए जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको पूरे अपने एथिक्स को फॉलो करना होता है। द सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड, आपके पास आपका सर्टिफिकेट एंड टाइम तक मौजूद होना चाहिए। जब तक आपका थीसिस वर्क नहीं हो जाता है, जब तक इवन के आपका थीसिस अप्रूव हो जाता है, आपका थीसिस रिव्यू बोर्ड से पास होके आ जाता है, उस तक आपको अपना एथिक्स का जो आपका सर्टिफिकेट आपको शुरू में मिला, और सर्टिफिकेट आपको शुरू में लेना होता है अपना काम स्टार्ट करने से पहले, कि आप इतने ये इन टाइप के मरीजों के पास जाएंगे, आप इनके ब्लड सैंपल लेंगे, आप इनके जो है पस के सैंपल लेंगे, आप इनके जो है स्वाब्स लेंगे, ये सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं। तो ये तो आपको किस तरीके से वे में सैंपल्स कलेक्ट करने हैं कि पेशेंट को जो है पेन ना हो, पेशेंट को और कोई बीमारी आपके जो है रिसर्च से उसको कोई और भी किस्म की जो बीमारी ना हो जाए। तो ये इन तमाम चीजों को आपको उसमें रिसर्च अपने एथिकल उसमें ऐड करना होता है। एथिकल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज, ये चीज आपको फॉलो करना होता है। अच्छा, रेफरेंसेस आपको लाजमी ऐड करने होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जब शुरू में एक किया था कि जिसमें हमने अपने तमाम रिसर्च पेपर्स को एडअप कर लिया, ठीक है, इसमें हम पूरे अपने रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो उसके साथ साथ ही हमारा एक रेफरेंसेस का पेज भी रेडी हो जाता है। All references quoted in review of literature and anywhere else in the synopsis should be listed here. जहां पर भी आप किसी और का काम कोट कर रहे हैं वो आपका अपना काम नहीं है, सिवाय रिजल्ट के। इंट्रोडक्शन, रिव्यू
ऑफ लिटरेचर, डिस्कशन, इन सब में आपको रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं, क्योंकि आप वहां पर दूसरों के काम से अपने वर्क को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको रेफरेंसेस ऐड करने, डिफरेंट टाइप के रेफरेंसेस हैं, वैंकूवर स्टाइल है, हार्वर्ड है, एंड नोट पे तो आप उसको वर्किंग कर रहे होते हैं। अब ये कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हर सिनॉप्सिस, हर इदारे का सिनॉप्सिस फॉर्मेट डिफरेंट होता है। कोई आपको टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे, कोई वैंकूवर स्टाइल में, हार्वर्ड स्टाइल में, बट रेफरेंसेस शुड बी ऐड। अच्छा, ये जो है ये एक मैंने निकाला था, ये हमारे जो है कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है। इसमें देखिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक ये हम ये जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको हम ये देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक ऑफ रिसर्च आ जाता है आपका, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 1 पेज, डबल स्पेसिंग, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ एक इदारे का है। अब किसी दूसरे इदारे में जो है फॉर्मेटिंग की, स्पेसिंग की चेंजेस हो सकती है, लेकिन जो हेडिंग्स हैं जो उसमें दी हुई है, टॉपिक ऑफ रिसर्च, एब्स्ट्रैक्ट, आउटलाइन या टेंटेटिव टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना, कि आपने जो है क्या क्या चैप्टर्स एड अप किए, कंपोज ऑफ द टाइटल्स ऑफ द चैप्टर्स एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ चैप्टर्स। मतलब आपका इंट्रोडक्शन शुड बी conceptual, theoretical, content, scope, significance and rational होना चाहिए। बाद आपका आ गया 5th पे लिटरेचर रिव्यू, 6th पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, 7th पे रिसर्च और क्वेश्चंस आ गए। रिसर्च क्वेश्चन मींस के क्या आपके काम से रिलेवेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है ना, मेथड, सैम्पलिंग में आप मेथड के अंदर ही तमाम चीजें अच्छी, सैम्पलिंग मैंने बताई भी आप लोग को, ठीक है ना, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट कि कौन कौन से मेजरमेंट्स आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर आपको वर्किंग करनी है, अगर आपको कोई पीसीआर वर्क करना है, मॉलिक्यूलर वर्क करना है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। रिसर्च डिजाइन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिनॉप्सिस वेयर द एप्लीकेंट विल इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है, किस तरीके से आपने अपने रिसर्च को डिजाइन किया, क्योंकि बगैर डिजाइनिंग के आपको रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। Propose data analysis, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Time frame, it means the applicant will mention the timeline of his or her topic of research, ठीक है, कि टाइम फ्रेम क्या है, कितनी टाइम की बाउंड्री उसने अपने आप को दी है कि वो इस टाइम पीरियड में अपना काम कवर कर लेगा, खत्म कर लेगा। इसके बाद रेफरेंसेस, the item needs to follow the style of writing references and must have a list of minimum 15 and maximum 25 scholarly articles, books, references in American Physiological Association style of writing। अब इनका पैटर्न ये है, अब इन्होंने इस पैटर्न पे आपको कहा है लिखने के लिए। इसके बाद अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च पर जब हम आते हैं तो उसमें भी यही कि टॉपिक ऑफ रिसर्च है आपका, ठीक है। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, आउटलाइन है, कंपोज्ड ऑफ द टाइटल ऑफ चैप्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स। बाद आपका रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, कौन किस तरीके से आपने रिसर्च को डिजाइन कर रहे हैं। बाद आपका इंट्रोडक्शन आ गया, conceptual and theoretical content for if required, ठीक है ना, कि क्या आपकी जो है किस तरीके से आप इसको जो है अपना theoretical conception दे रहे हैं, कंटेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आ गया, लिटरेचर रिव्यू आ गया, मेथोडोलॉजी आ गया, टाइम फ्रेम आ गया, तो आपका बिब्लियोग्राफी आ गया, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में क्या है, दिस आइटम नीड्स टू फॉलो द स्टाइल ऑफ राइटिंग बिब्लियोग्राफी एंड मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 बुक्स, एमएलए, एमएचए, शिकागो स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक है ना, एपीएस स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये नीचे एडिशनल रिक्वायरमेंट है, फॉन्ट स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज क्या है 14 फॉर द मेन हेडिंग, यानी कि जो आपकी जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपकी 14 होनी चाहिए, एंड 12 फॉर सब हेडिंग्स। अब इंट्रोडक्शन के नीचे अगर आप कोई हेडिंग दे रहे हैं, जैसे मेथोडोलॉजी आपका होना चाहिए 14। अब मेथोडोलॉजी के बाद आपने सैम्पलिंग दिया, अपना ये जो है आपने सैंपल साइज दे दिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो वो सबका साइज कितना होना चाहिए आपका, ये 12 एंड 12, ठीक है ना। फॉन्ट ऑफ रनिंग टेस्ट 12, जो आपका स्मूथ, अब सैम्पलिंग, ठीक है ना, सैम्पलिंग हेडिंग आपने दे दी इसमें 12 में। अब उसके नीचे जो भी आपकी हेडिंग चल रही है वो आपकी जो है 12 फॉन्ट में होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी बोल्ड नहीं होगी, वो विदाउट बोल्ड होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर होता है, आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट द सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय द रिसर्च स्टूडेंट्स फॉलो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द सिनॉप्सिस अप्रूव्ड बाय द बीएसआर। जो आपका बीएसआर होता है किसी भी हर इदारे में, वो आपको जो है बताता है कि भाई आपका ये सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है, नहीं हुआ, कहाँ किस स्टेज पर है। अच्छा, मैं शुरू में बताया कि कुछ
कुछ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है सिनॉप्सिस के साथ। A synopsis is incomplete if it does not contain the following information: name of the researcher and designation। ठीक है ना। अब रिसर्चर का जैसे सपोज जब मैंने अपना सनऑप्सिस लिखा था तो मेरा आपको आया था सैयदा सदफ अख्तर। ठीक है ना। उस टाइम मेरे नाम के साथ डॉक्टर नहीं था, तो आप था सैयदा सदफ अख्तर। ठीक है। रिसर्चर आ गया। डेजिग्नेशन क्या थी? एमफिल स्टूडेंट। ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गाइड, को गाइड। अब जो आपके सुपरवाइजर का नाम है उनके नाम के साथ डॉक्टर होगा। ठीक है। वो डॉक्टर है तभी तो आपको एमफिल पीएचडी में जो सुपरवाइज कर रहे हैं। डॉक्टर का नाम आ गया, आपके जो सुपरवाइजर का नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई उनकी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है ना। या अगर आपके कोई को सुपरवाइजर है तो उनका भी नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने को सुपरवाइजर का नाम कहीं पे भी नहीं ला रहे हैं, सिर्फ आप उनसे सिर्फ फैसिलिटीज हासिल कर रहे हैं या उनसे सिर्फ फायदा हासिल कर रहे हैं। उनका आपके जो ये एक एथिकल चीज होती है कि आपके को सुपरवाइजर का नाम आपके सिनॉप्सिस से लेकर अगर आप अपने पीएचडी का थीसिस कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, जो काम आपने उनके साथ मिलकर किए अपने को के साथ, वो भी उनका नाम इसमें आपको देना लाजमी है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, कि आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और फिर आपके उनकी डेजिग्नेशन क्या है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सिग्नेचर्स ऑफ ऑल विद ऑफिशियल सील। जितने भी आपका सुपरवाइजर है उसका सिग्नेचर, आपके को सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका सिग्नेचर। ये तीनों चारों सिग्नेचर्स और विद ऑफिशियल सील मींस के जो डिपार्टमेंट के आपके सील है वो उसके स्टैम्प जो होती है उसके साथ आपके वो वहां पर अटैच हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या है, जहां पर हम अपना ये सिनॉप्सिस राइटिंग का वेबिनार क्लोज कर रहे हैं। सिनॉप्सिस राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है। समझने की है, सिनॉप्सिस राइटिंग इज अ की ऑफ योर रिसर्च। की अगर आपने अच्छे तरीके से फिट की, अगर आपकी की सही नहीं होगी तो आपका लॉक नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने अपना सिनॉप्सिस राइटिंग एक एप्रोप्रिएट वे में लिखा है, बेहतरीन तरीके से लिखा है, तो आपको आपके एमफिल पीएचडी थीसिस को अचीव करने से कोई भी वो नहीं कर सकता। ठीक है। सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस राइटिंग इज अ की of your project. A good synopsis will give maximum information in minimum words. Maximum information देने का मतलब ये नहीं है कि maximum words उसमें, maximum information हो but minimum words. A well-conceived synopsis will go a long way in convincing the reviewer about the ability of the researcher to conduct the project. कि आप जो प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा वेल कंसीव सिनॉप्सिस हो कि जब वो जिसको भी वो देखे, जब आपका रिव्यूअर देखे, वो फौरन कन्विंस हो जाए कि हाँ ये सिनॉप्सिस ऐसा है कि ये आगे जाकर हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है बेनिफिट साबित होगा, तो इसको मैं जो है गो फॉरवर्ड का जो है चल देती हूँ। ठीक है। In cases of need for financial assistance, the request will be considered favorably. ठीक है ना। अगर आपको कुछ में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसको आपको उसमें करना चाहिए। Thus, all research workers should make efforts to prepare a well-structured synopsis. आपके तमाम जितने भी जो आपके रिसर्च वर्कर्स होते हैं उनको जो है ये पूरी इसमें एक एफर्ट करनी चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस को मेंटेन करें। Thank you so much. This is all my presentation. Panel is open for question and answer session. If you have any questions, please share. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सवर मिनाज यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जी मैं एमफिल का 3rd सेमेस्टर कर रहा हूँ, तो अभी मेरा सिनॉप्सिस स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ा जोर से बोले आप, आपकी आवाज हल्की आ रही है। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। मैम मैं एमफिल मिनाज यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो मेरा 3rd सेमेस्टर, तो अभी मेरा सिनॉप्सिस स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा था कि ये कि इसके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में केस स्टडी करना चाह रहा हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें WHA या NCOC को ले लें, तो उसके जब केस स्टडी करते हैं तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए सिनॉप्सिस के दौरान।
और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं किसी और वे में, सर्वे वगैरह में, तो इसमें डिफरेंट होता है कि आपके पास लिटरेचर रिव्यू कम होता है, कई दफ़ा आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को ले रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो आपको लिटरेचर भी कम मिलता है अपने एरिया के हिसाब से। ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा इसके बारे में। आप जो है WHO पे वर्क करना चाह रहे हैं? मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैम, NCSC कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें। सही है। जैसे अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर या किसी भी इदारे के ऊपर अगर आपको रिसर्च करनी है, सही है, जी मैम। तो उसमें जी। उसका फॉर्मेट तो आपको चेंज होगा ना। जैसे मैंने भी बताया ना कि आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क होता है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें कुछ ऐसे, अगर आपका जो वर्क है, आपका वर्क ऐसा होगा जिसमें आपको कोई सैंपल कलेक्शन नहीं है, कोई आपका वर्क ऐसा नहीं है, सिर्फ जैसे आपको उनकी तमाम चीजों को एवेल्युएट करना है, ठीक है। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? आपको आपका ऐसा ही वर्क है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। सही है। तो उसमें जो है आपको अब आप उसके डिफरेंट हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। अगर सपोज हम जैसे बात कर रहे हैं हमारे जैसे अगर आप जो है कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, अगर जैसे आपको जो है कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर वर्क करना है, तो उसकी पूरी आप हिस्ट्री निकालेंगे कि किस सन में ये जो है हमारे पास ये वजूद में आया, क्या इसकी जो है चीजें थी, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसके कब कब बने, किस तरीके से जो है इसमें जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से जो है वहाँ पर वर्क होता है, किस किस डिपार्टमेंट्स में जो है रिसर्च वर्क हो रहा है। तो ये तमाम चीजों को उसमें 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 फिर आप एडअप करेंगे। जैसे देखें बहुत से, जैसे उर्दू में जो लोग एमफिल PhD करते हैं, तो वो किसी एक शख्सियत के ऊपर करते हैं ना। जैसे जो है जैसे अल्लामा इकबाल के ऊपर या जैसे मिर्जा गालिब के ऊपर लोग अगर PhD कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है मिर्जा गालिब को की पूरे समाने उम्री उसको पूरा वो लोग उसमें डिस्कस करते हैं, उसको पूरा खंगालते हैं कि शुरू से कि उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई, क्या क्या उनके पास ऐसी चीजें थी कि जो उनकी जो है लाइफ में एडअप रही, उनकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से थी। तो वो आपका उस तरीके से जो है, यानी कि वो आपका एक रिसर्च वर्क होगा, लेकिन उसमें आपके पास सैंपल कलेक्शन नहीं होगी, आपके पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपके पास डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। इसमें आपके पास जो है लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन सबसे ज्यादा होगा। लिटरेचर रिव्यू होगा, उसके बाद आपका जो है डिस्कशन आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है सिनॉप्सिस होते हैं कि ये जो आपकी फील्ड होती है उस फील्ड से रिलेटेड होती है। एनी मोर क्वेश्चन? जी मैम, मैं ये कहना, ये मैं अभी कर सकता हूँ ना मैम, केस स्टडी को आगे लेके चल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर भी कर सकते हैं, आप किसी शख्सियत के ऊपर भी कर सकते हैं। आप जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, आप उनके ऊपर जो है रिसर्च कर सकते हैं, उनकी चीजों को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है क्या क्या चीजों में रिसर्च की, किस तरीके से लेकर वो चीजों को आगे चले, क्या क्या उन्होंने जो है हमारे मुल्क को किस तरीके से जो है तरक्की दी। तो ये तमाम चीजें आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कि हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च का एक जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक मैम, थैंक यू मैम। ये इसमें जो इंट्रोडक्शन वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें पेज लिमिट्स वगैरह या कितना लिखना चाहिए सिनॉप्सिस में? देखिए सिनॉप्सिस जो है ना, हाँ सिनॉप्सिस जो है आपका वो थीसिस नहीं होता। जी मैम। 3 to 4 पेजेस, मैक्सिमम 5 पेजेस, बस 5 पेजेस में 5 to 6 पेजेस में आपका सिनॉप्सिस इनफ हो जाना चाहिए। तो मैम ये कवर कर लेता है ये सब चीजें, जितनी भी सब चीजें ये कवर हो वो आपको देखिए मैंने भी क्या कहा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, ठीक है जी मैम। आपके पास मिनिमम वर्ड्स में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें। बाकी जो आपके पास डिटेल्स हैं, जो आपके पास एक लिटरेचर रिव्यू का खजाना जैसे होता है ना हमारे पास, क्योंकि हम जब किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हम पूरी अपनी एक जो इतने सारे लिटरेचर रिव्यू अपने पास रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो वो सब जो है आप अपने रखें थीसिस के लिए। थीसिस शुड बी रिच एंड बिगर, ठीक है ना। थीसिस में आपके पास तमाम ज्यादा चीजें उसमें आपको एडअप करने को चाहिए होती हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, डिस्कशन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं।
लेकिन साइनॉप्सिस शुड बी कंसाइज, वो आपका 5 to 6 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें मैम साइनॉप्सिस के दौरान ये सुपरवाइजर का रोल आप क्या देखती हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स को गाइड करने के हिसाब से? ठीक है, आपके पूरे रिसर्च में आपका सुपरवाइजर का ही मेन रोल होता है। वो आपके साइनॉप्सिस से लेके थीसिस राइटिंग तक, इवन कि आपको जो डिग्री अवार्ड हो जाए वहां तक जो है, इसके उसके बाद भी आपका देखें जो आपका सुपरवाइजर होता है ना, वो सिर्फ आपका उस टाइम का सुपरवाइजर नहीं होता, मेरे ख्याल से वो आपका एक लाइफ टाइम का जो है सुपरवाइजर बन जाता है, कि जिससे आप अपने टॉपिक के हवाले से डिफरेंट चीजों को जो है शेयर कर रहे होते हैं, उनको जो है आप डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब आप साइनॉप्सिस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको उनकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हम अपना कोई सुपरवाइजर क्यों सिलेक्ट करते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं? जिनकी जिस चीज में एक्सपर्टीज होती है। अगर किसी को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी या एमफिल करना है, वो उर्दू में पीएचडी वाले बंदे को तो जो है अपना सुपरवाइजर चूज नहीं करेगा ना, वो उसी को चूज करेगा जिसकी माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपर्टीज होगी। और माइक्रोबायोलॉजी में भी जिसकी उस स्पेसिफिक फील्ड में, अगर किसी को पैरासाइटोलॉजी में वर्क करना है तो उसकी पैरासाइटोलॉजी में जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। किसी को अगर डायबिटिक के हवाले से अगर कोई अपना जो है फील्ड चूज करनी है तो उसकी डायबिटोलॉजी के हवाले से या फिर एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से उसमें जो है उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो आपका जो सुपरवाइजर होता है उसका बहुत मेन रोल होता है आपके साइनॉप्सिस राइटिंग से लेकर आपके पूरे थीसिस राइटिंग तक, जो आपको हर स्टेप पर गाइड करता है अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए। थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चन? यस मैम। जी मैम मेरे बेसिकली 2-3 क्वेश्चन हैं। एक साइनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट को इंक्लूड करना, दूसरा जो है ये जो लिटरेचर रिव्यू हम लगते हैं तो लिटरेचर रिव्यू का पर्पस। आप लोग ना अपने क्वेश्चन थोड़े से जो है इसको, जैसे मैंने भी कहा ना कि उसका मैक्सिमम वो होना चाहिए लेकिन वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। तो थोड़ा सा जो है टाइम की शॉर्टेज है, तो और भी कोई लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे ना, तो आप थोड़ा सा इसको जो है कस्टमाइज करके थोड़ा सा वो करके पूछें। और बाकी जो आप लोग के क्वेश्चंस होंगे वो अभी इसके बाद जो आप लोग के पास मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा, तो आप लोग उसमें भी जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को जो है मैं दे दूंगी, तो आप लोग वहां पर भी जो है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अभी सिर्फ वो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं कि जो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर 90+ लोग देख रहे हैं हमें, उनके लिए वो जो है बेनिफिशियल हो। अगर आपको कोई अगर जो है पर्सनलाइज क्वेश्चंस करने हैं ना, वो फिर हम बाद में भी जो है बाय ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम, ये क्वेश्चन पर्सनल नहीं है, मतलब ये है कि अब हम अगर साइनॉप्सिस लिखते हैं तो साइनॉप्सिस हम रिसर्च से पहले लिखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जब हम लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा जो काम है तो इसका एक समराइज फॉर्म होता है। अब अगर हमने काम नहीं किया है तो हम साइनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, साइनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट से मुराद वो नहीं होता, उसमें होता है आपका प्लान ऑफ वर्क। उसमें एब्स्ट्रैक्ट की एक हेडिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपने अपना थोड़ा सा लिटरेचर टाइटल दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गया, कंक्लूजन आ गए, कीवर्ड्स आ गए। यह आपका जो है साइनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट होता है। साइनॉप्सिस के एब्स्ट्रैक्ट में ये तमाम चीजें आपकी मौजूद होती है। मेथोडोलॉजी आप लिखेंगे उसमें आई विल डू दिस, कि हम मुझे ये काम करना है, लेकिन वो भी बिल्कुल ही एक लिमिटेड वर्डिंग के साथ, कि सिर्फ आपको उसमें बताना है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं डायबिटिक फूड अल्सर के तमाम पेशेंट्स हैं, ये मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है, इस पर मैं ये वर्क करूँगा। तो जो साइनॉप्सिस का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वो आपका तमाम आपके फ्यूचर वर्क पर डिपेंड करता है, जबकि थीसिस का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आपके पास्ट वर्क पे, जो काम आप कर चुके हैं उस पर डिपेंड करता है। यस मैम, लेकिन अभी आपने जो सैंपल दिखाए और कुछ यूनिवर्सिटी के सैंपल मैंने देखे, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट एक सेपरेट हेडिंग दिया होता है, तो इसमें भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अभी सेपरेट हेडिंग, अभी आपने बोला कि ये जो सारा फ्रेमवर्क हम बनाते हैं तो ये साइनॉप्सिस के एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन अभी जो सैंपल दिखाए तो सैंपल में सेपरेट हेडिंग था ऊपर, तो सेपरेट हेडिंग तो हम नहीं दे सकते ना? नहीं, देखिए ना, मैंने आपसे ये कहा ना कि हर यूनिवर्सिटी का, हर इदारे का फॉर्मेट अलग अलग होता है। कुछ फॉर्मेट्स में जो है आपको ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग देनी होती है। एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग आपने दी
जैसे जिस तरीके से हम जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, ठीक है, उसमें भी देखिए सबके फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। इस तरीके से साइनॉप्सिस के भी फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं कि अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग दे दी, उसमें आपने तमाम अपने जो आपका पूरा जो आपने नीचे लिखा है ना, लिटरेचर रिव्यू, एम एन ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, तमाम चीजों को आप उसमें से एक लाइन लेकर, जो आपका उसमें मरकजी ख्याल होता है, जो आपका सेंट्रल आइडिया होता है, वो आप लेकर बस उसमें एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर साइनॉप्सिस में जो है एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं लिखा जाता, उसमें डायरेक्ट आप जो है वो अपना टाइटल हो गया, उसके बाद आपका जो है जो मैंने पूरी लिस्ट बताई, आपका लिटरेचर रिव्यू आ गया, मेथड, आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गए, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो अभी हम Any more काम करते questions? हैं, यस मैम, ये जो रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च में हमारे फाइंडिंग्स आते हैं हमारे साथ, और उसी फाइंडिंग्स को हम प्रीवियसली पब्लिश डेटा के थ्रू हम सपोर्ट करते हैं। अगर कभी हमारे साथ ये जो अपने डेटा की सपोर्ट के लिए कोई रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिलते तो हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है कि हम अपने डेटा को प्रीवियस पब्लिश वर्क पे डेटा पे हम सपोर्ट करते हैं, ये काम तो हमारा अपना होता है, तो हो सकता है कि हमारा काम डिफरेंट भी आ जाए, हमारा रिजल्ट डिफरेंट भी आ जाए, उसके साथ रेलेवेंट मटेरियल न भी मिले। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, रिजल्ट चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, वो आपका रिजल्ट होता है। रिजल्ट लाजमी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आए, सही है ना, और लाजमी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा आपका प्रीवियस वर्क से मैच करे। प्रीवियस वर्क जिस आप ऐड करते हैं ना, वो खाली आपके लिए एक सपोर्ट होती है, आपकी एक बैक होती है कि अच्छा ये काम इस पे हुआ है, और फिर वो आपका एक कंपैरेटिव होता है। आप देखें बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स में आप पॉजिटिव आ रहे हैं कि आपके पास उस सैंपल्स के इतने, यानी कि अगर आपने 500 सैंपल्स किए हैं डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के, और आपको उसमें 400 के करीब पॉजिटिव केसेस मिले हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स नजर है, लेकिन आपके पास एक ऐसी जो है रिसर्च मौजूद है जिसमें ज्यादा उनको जो है बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आए, या कोई एक ऐसी एंटीबायोटिक ले लें जिस एंटीबायोटिक ने आपके जो पेशेंट्स थे उन पर असरअंदाज हुए, लेकिन जो आप प्रीवियस वर्क ले रहे हैं ना, वो उनके मुताबिक ये वाली एंटीबायोटिक इस पेशेंट पर इतनी मौसर साबित नहीं हुई, तो वो आपका रिजल्ट अपनी जगह ऑथेंटिक है। आपको अपने रिजल्ट को अपनी जगह वहां पर क्लियर वे में लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ इस सपोर्ट में, अदरवाइज दिस डेटा या दिस पेपर डिस्क्राइब दैट, ठीक है ना, कि इस पेपर में तो ये बात कही हुई है, बट माय पेपर शो दिस, कि मेरे पेपर में ये वाली बात हुई है। तो इससे कोई ये इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि हम सिर्फ अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो वो हमारा रिजल्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर रिजल्ट्स, दोनों को हमें वहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मेंशन करना है। और बाकी जहां पर हम बाकी ऑथर्स की जहां तक बात है, जहां हम उनको एडप्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, ताकि ये काम हम सिर्फ वो करते हैं, अच्छा ये काम हमने ऐसा किया, इन्होंने भी इसी तरीके से किया, लेकिन इनका रिजल्ट ऐसा आया, हमारा रिजल्ट ऐसा आया, सिंपल। मैम लेकिन अभी हम जिस किसी जर्नल को सबमिट करते हैं तो मुझे 2-3 जर्नल से ऐसे रिप्लाई मिला है कि अपने काम को रेलेवेंट काम से सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मतलब है कि हमारे साथ अभी जो रिजल्ट आए तो मेरे रिजल्ट से रेलेवेंट कोई ऐसा अगर रिजल्ट मुझे नहीं मिले अभी तक। देखें, अब इसमें ये लेकिन बात जर्नल भी वाले यही बोलते हैं कि अपने काम को प्रीवियस पब्लिक डेटा से के थ्रू आप सपोर्ट करें। अभी कोई ऐसा रेलेवेंट वर्क ही नहीं मिलता कि मैं इसको सपोर्ट करूं, या तो मेरा जो सारा रिसर्च है वही इसी को सूझ जाएगा। देखें, अब अगर एक आपका काम है, ठीक है ना, अगर जैसे आपने डायबिटिक फूड इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ काफी देर से, ठीक है ना, अगर हमने उसकी एक एंटीबायोटिक ले ली, जैसे सपोज एम्पेसिलिन पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एम्पेसिलिन पे हमने वर्क किया कि भाई इनका असर इन पेशेंट्स के ऊपर, इनके ऊपर तमाम जो है रेजिस्टेंट आ रहा है, ये हमारा काम है, लेकिन हमने 100 के करीब या हमने 50 के करीब पेपर्स देख लिए जिसमें उन सब के पास जो है वो एम्पेसिलिन जो है सेंसिटिव आ रही है, सही है, तो हमें अपने काम को एक बार रिव्यू की जरूरत है। आप समझ रहे मेरी बात, कि हमें अपने काम को एक बार रिव्यू की जरूरत है कि ये 100 वालों के पास तो सेंसिटिव आ रहा है,
100, मैं 100 में 1 या 2 पेपर की बात नहीं करी, मैं 100 या 50, अगर हम चले 25 भी बात कर लें, 25 के पास ये सेंसिटिव आ रहा है, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंट क्यों आ रहा है? मे बी शायद मुझसे कोई यहाँ पे एरर हुआ हो, कोई ऐसी मुझसे जो है टेक्निकल हैंडलिंग में मुझसे जो है कोई इशू हुआ हो कि जिसकी वजह से मेरे ये तमाम रिजल्ट्स इन सब रिजल्ट से कोरिलेट नहीं कर रहे। तो उस इस सेंस में ये है कि आपको अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की, एक बार दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत होती है कि अगर मे भी शायद हम कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो। इसीलिए आपको जो है उन जर्नल वालों ने कहा होगा कि आपका रिजल्ट जो है क्या पता आपने जितने भी उसमें लिखे होंगे ना, उसमें किसी भी आपके काम को कोई किसी भी किस्म के उसमें जो है वो एक सपोर्ट हासिल नहीं होगी। तमाम आपके जो है आपके रिजल्ट्स नेगेटिव या पॉजिटिव में होंगे, और फिर बाकी जो आप जिनका रेफरेंस ऐड कर रहे हैं वो सब आपके पास जो है आपके अगेंस्ट जा रहे होंगे। तो उसमें आपको एक बार पूरा अपने 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 काम को रिव्यू करने की जरूरत है कि आप एक बार इसको गो थ्रू करें, एक बार रीचेक करें कि मे बी शायद आपसे कहीं पर कोई इसमें ओवरलैपिंग हो रही हो, कहीं पर कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक आ रही हो जिसकी वजह से आपका काम बाकी तमाम लोगों के काम से, बाकी 25 या 100 लोगों के काम से मैच नहीं कर रहा। जी और कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Ma'am, I am Amna Asif here, and thank you the giving me the opportunity to ask a question. The session was very wonderful. Ma'am, my question is that हम साइनॉप्सिस को कहाँ यूज कर सकते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है, रिक्वायरमेंट कहाँ है? जो मुझे समझ आया वो ये है कि इसको प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए हम किसी, जैसे HEC ने अनाउंस किए PhD वालों के लिए प्रोजेक्ट्स, तो वो हम डिजाइन अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं और फिर वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इज दैट साइनॉप्सिस इज द सेम थिंग द प्रोजेक्ट डिजाइन? एंड प्रोजेक्ट डिजाइन के अलावा PhD एडमिशन स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो क्या ये साइनॉप्सिस रिक्वायर्ड होता है? कहाँ रिक्वायर्ड होता है? बिल्कुल। देखिए साइनॉप्सिस का मैंने शुरू में बताया था ना कि जो है डिफरेंट टाइप के जो सिनोनिम्स होते हैं, कि जो आपका एक प्रोजेक्ट डिजाइन होता है वो भी आपका साइनॉप्सिस ही होता है। साइनॉप्सिस बेसिकली आपका मैंने दिखाना कि की आपके काम की होती है कि एक इंट्रोडक्टरी प्लान होता है। अब अगर हम बाहर किसी जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको हमें अपना एक जो है प्रपोजल भेजना है, अपने एक रिसर्च वर्क का जो है प्रपोजल हमें देना है कि भाई हम ये काम करें, तो वो भी आपका जो है साइनॉप्सिस के ही जुमरे में आता है कि आपने अपने काम को एक पूरी डिजाइनिंग करके उनको कहीं पर भी आपको शो ऑफ करना है कि भाई मेरे काम की जो है डिजाइनिंग ये है। अब जैसे कोई भी है, जैसे घर बनाने से पहले एक इंजीनियर जो है तमाम पूरे घर की एक जो है डिजाइनिंग कर देते हैं, एक मैपिंग कर देते हैं। तो साइनॉप्सिस इज लाइक अ मैपिंग, कि वो आपके जो है पूरे रिसर्च वर्क की जो है ना मैपिंग हो जाती है कि आपका इंट्रोडक्शन इस पार्ट में आएगा और इतने से इतना होगा, सैंपल साइज ये होगा, आपका जो है लिटरेचर रिव्यू में इतने पेपर्स होंगे, ये होगा, आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये है, इंक्लूजन क्राइटेरिया ये है। तो आपने अपने पूरे 3 साल के, अब आपका एमफिल का काम है, PhD का काम है, 3 साल है, 6 साल है, 5 साल है, आपने पूरे अपने उस 5 साल के काम की ना एक मैपिंग करती है। अब आपको उस मैप को फॉलो करना है, तो साइनॉप्सिस को आप फॉलो करते हुए अपने पूरे वो 5 साल एक्सपेंड करेंगे। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स उसमें दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो जो गोल्स हैं आपके, वो आपको 5 तक कंप्लीट करना है। तो साइनॉप्सिस का मतलब ये होता है, आप किसी भी जो यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, आपको कहीं पर भी उसको शो करना है, अपने काम को करने से पहले आपको किसी को बताना है कि मुझे ये काम करने मैं जा रही हूँ, तो वो आपका जो है साइनॉप्सिस होगा। राइट, थैंक यू मैम। एंड मैम दो चीजें, एक आपने कहा कि फंडिंग, आपको कौन इसके लिए आपको फंडिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए कोई लेटर लेना होता है कि ये इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है या आपको फंडिंग करेगी आपके काम में? बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मैम आपके काम की पहले वो एक्सेप्ट होगा तो उसमें आपको फंडिंग देंगे ना? लेकिन देखिए ना, एक आपका एक जहन भी होता है ना कि आपको पता है कि आपका काम इस लेवल तक का है, तो आपको वहां से फंडिंग हासिल हो सकती है जी। फंडिंग लेटर नहीं देना होता, लेकिन अपने फंडिंग को आपको वहां पर शो करना होता है। सपोज जैसे मेरा काम था
मेरा काम था ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस से, ठीक है ना, एक वो एक पैरासाइट है, तो मेरा एमफिल में तो मेरा पीएचडी का काम उस वर्किंग पूरी मेरी उस पर थी। तो यूके की एक फाउंडेशन है ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस फाउंडेशन, तो उन्होंने मुझे जो है, जब मेरा काम स्टार्ट हुआ, जब मैं सिनॉप्सिस राइटिंग कर रही थी, तब मैंने देखा कि अच्छा ये तो पूरी एक जो है एक पूरी फाउंडेशन है इसकी। तो मैंने फिर उनके साथ कोलैबोरेशन की, उनके साथ मैंने फिर अपनी जो है चीजों को डिस्कस किया कि मैं ये काम करने जा रही हूँ ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पर, तो मुझे इस तरह की चीजें चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेरे सिनॉप्सिस से पहले ही तमाम चीजों में जो है हेल्प आउट करने का मुझे कहा कि सही है, हम आपके जो है किट्स वगैरह के हवाले से, फंडिंग के हवाले से चीजों को हम आपको करेंगे। तो जैसे टीबी है, टीबी के ऊपर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं वो देखेंगे टीबी के हवाले से ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो उनको उनके काम में सपोर्ट कर सकते हैं, सैम्पलिंग के हवाले से भी और फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अगर आप किसी इदारे के तहत कर रहे हैं या आपके सुपरवाइजर के तहत कर रहे हैं तो वो इतने अफोर्डेबल नहीं होते। हमारे पास ऐसी आजकल बहुत सारी किट्स हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो फिर हमारे लिए उसको हासिल करना मुश्किल हो जाता है ना कि हम उस पर वर्किंग करें, तो उसके लिए हमें मजीद फंडिंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो ये ना कि आप जब अपना जो टॉपिक डिसाइड करें उस टॉपिक को आप देखें कि आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पर आपको कहाँ कहाँ से हेल्प हासिल हो सकती है, कहाँ कहाँ से फंडिंग हो सकती है, कौन कौन से इदारे आपको किस वे में जाकर हेल्प आउट कर सकते हैं। तो वो आप अपने, अगर आप देखें, क्योंकि सिनॉप्सिस में अगर आपने लिख दिया कि आपको जो है एक बहुत ही मुश्किल सा काम करना है, अब आपका जो आपका एवोल्यूटर होगा, जो आपका सिनॉप्सिस को एवोल्यूएट कर रहा होगा, वो देखेगा कि भाई इसने तो इतना मुश्किल काम लिख दिया इस बंदी ने, तो अब मैं ये बंदी ये काम करेगी कैसे, इसको इसके पास फंडिंग कहाँ से आएगी, वो इसी कश्मकश में रहेगा। वो फिर मे भी शायद आपके काम को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से ना जज कर सके, आपके काम को इतनी अच्छी तरीके से अप्रूवल ना दे सके, कि जब उसके पास वहां पर वो लाइन लिखी होगी ना कि दिस वर्क शुड बी फंडेड या विल बी फंडेड बाय दिस, तो उसके जहन में होगा कि अच्छा चलो ये काम ऐसा है कि इसको यहाँ से फंडिंग हो सकती है, या ये काम इन लोगों की हेल्प के जरिए अच्छे तरीके से सरअंजाम हो सकता है। तो वो फिर उस सिनॉप्सिस को मजीद अच्छे तरीके से जो है कंसीडर करते हैं। राइट मैम, इसी तरह वो एथिक्स का सर्टिफिकेट भी इसी तरह से कि हमें पहले उसके लिए हाँ, एथिक्स का सर्टिफिकेट भी आपको जो है पहले ही अपने जो है इदारे से, जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर इदारे में एथिकल कमेटी मौजूद होती है, ठीक है। तो आप उनको आप लेटर लिखें, उनको बताएं कि भाई मेरा जो है सैंपल साइज ये है, और मेरे सैंपल से जो जो कम्युनिटी है, वो चाहे आपकी एनिमल कम्युनिटी हो चाहे आपकी ह्यूमन कम्युनिटी हो। अगर आपको पेट्स के ऊपर वर्क करना है तो आपको कौन से पेट्स चाहिए, आपको डॉग चाहिए, कैट चाहिए, या अगर आपको ह्यूमन पे वर्क करना है तो आपको उनको स्पेसिफिकली ये भी शो होता है उसमें कौन से सैंपल्स चाहिए। अगर आपको ब्लड सैंपल्स चाहिए तो ब्लड शो होगा, यूरिन सैंपल्स चाहिए, स्टूल सैंपल्स चाहिए, क्योंकि देखिए हर पेशेंट का जो हम सैंपल ले रहे होते हैं, वो चाहे स्टूल सैंपल ले रहे हैं चाहे यूरिन सैंपल ले रहे हैं, वो हमारी नजर में तो ये कि वो एक वेस्टर सैंपल है, लेकिन हम उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ हम उसको किसी अपने रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको किसी और वे में लेके जा रहे हैं, तो उसको हमें मेंशन, एक वो हमारी एथिक्स होती है कि हम अपनी एथिकल टीम को बताएं कि हमने इस पेशेंट के, जैसे एचआईवी पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट के हमने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, इसको हम अपने रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में हमने हर पेशेंट से एक कंसेंट फॉर्म भी फिल करवाया है, वो हम करवाएंगे साथ साथ, ताकि हम पेशेंट की भी ये चीज नॉलेज में हो कि हाँ उसका जो ब्लड सैंपल लिया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, और फिर आगे जाकर उसका नाम उस चीज में आएगा, क्या होगा, उसको उसकी बीमारी को हमारे रिसर्च से किस हद तक जो है फायदा हो सकता है। तो कंसेंट फॉर्म आपका या आपका जो एथिकल आपका लेटर होता है, तो इट शुड बी अटैच्ड इन योर सिनॉप्सिस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम अगर हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल डिफरेंट, जिसको लिटरेचर में पहले से रिपोर्ट नहीं किया गया, तो उसके लिए फिर क्या, अभी जैसे ये क्वेश्चन भी हो रहा था कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो ऐड करना, उससे सपोर्ट करना मस्ट है या नहीं, तो अगर हमारा ऐसा आइडिया है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए आप क्या कहेंगी कि उसमें हमारे पास ऑब्वियसली लिटरेचर इतना नहीं होगा? वो केस स्टडी में ही आ जाएगा, केस स्टडी में भी आ सकता है। और फिर ये कि देखिए आइडिया जितना भी यूनिक होगा तो इसी दुनिया का ही ना, कहीं ना कहीं दुनिया भर में उस पर कोई ना कोई तो वर्क हुआ होगा। Yes, अभी जैसे relate कर सकते हैं हम।
हैं? रिलेट कर सकते हैं मैम उसको आई किसी हैव न वन किसी केस से। क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइटल ऑफ द पेपर। आप Okay, उसको ma'am. जो है कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस मीन्स नया कोरोना वायरस है ना वो, लेकिन Yes. कोरोना वायरस से पहले जो इतने सारे इस तरीके के डिफरेंट वायरसेस आए, उनको हम कोविड-19 को आप जो है अभी जो कोविड-19 पर रिसर्च हो रही है, तो वो भी तो Yes. अभी बिल्कुल नई रिसर्च है ना। Right. लेकिन Yes, ma'am. उसके पहले की जो डिजीज थी, जो जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के वायरसेस उससे पहले आए, उसको फिर हम उससे हम जो है कोरिलेट कर रहे हैं। Ma'am, I have one question regarding the title of the paper. जी, For Thank you, example, ma'am. Allah Hafiz. if the थैंक यू, अल्लाह हाफिज। hello, जी फरमाइए। I have one question regarding the title of the paper. For जी, example, one title was the impact of COVID on blood pressure आपकी among the आवाज बिल्कुल भी patients. Oh, क्लियर नहीं आ रही। for example, the title is the impact of COVID on blood pressure in Lahore. अभी मैं इसको चेंज करके ये करना चाहता हूँ कि the title becomes the same but the location is changed. I mean it was Lahore and now it becomes Karachi. Is it possible to conduct a research on the same topic with the changed location? नहीं, फिर तो आपको अपना आपका वही वाला सिनॉप्सिस है या आप दूसरा कोई सिनॉप्सिस लिखने हैं? नहीं, थीसिस का टाइटल ही चेंज हो जाए, सिर्फ लोकेशन चेंज हो जाए, बाकी टाइटल सेम हो, लोकेशन चेंज हो जाए। आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है? नहीं। हाँ, तो सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं हुआ है, तो फिर आप अपना सिनॉप्सिस का टाइटल जितनी बार भी चाहे आप चेंज कर लें, लेकिन आफ्टर अप्रूवल आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए टाइटल कोई भी पहली रिसर्च की हुई है मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले रिसर्च की हुई है, वही टॉपिक है, लेकिन नहीं। उसका फॉर एग्जांपल लोकेशन कराची थी, अभी हैदराबाद हो गई, तो इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट ऑन द सेम टॉपिक विथ अ डिफरेंट लोकेशन? लेकिन देखिए उसमें थोड़ी बहुत तो आप अपनी कोई चेंजिंग कर दें टाइटल में, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइटल से आप कराची को चेंज करके हैदराबाद लिख रहे हैं, हैदराबाद को लिखकर जो है कराची कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें जो है आप चेंजिंग कर दें। हो जाएगा मैम, सैंपल हैदराबाद का चेंज हो जाएगा, बाकी तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेम होगी, वेरिएबल्स भी सेम होंगे, लेकिन अब जो है वो पॉपुलेशन चेंज हो गई, सैंपल चेंज हो गया। वो इससे पहले वाला सिनॉप्सिस भी आपका ही है? नहीं, वो पहले वाला नहीं था, पहले वाली रिसर्च की हुई है कराची में, अभी वो हैदराबाद में। हाँ, तो फिर आपका अगर आप अपने सिनॉप्सिस में तमाम चीजें वही रखेंगे, तो आपका ज्यादातर डेटा आपका जो है फिर प्लेजरिज्म में चला जाएगा। नहीं, प्लेजरिज्म तो वैसे क्लियर हो जाती है, लेकिन इज इट पॉसिबल, इज इट एथिकल टू कंडक्ट ऑन दिस टॉपिक विद अ डिफरेंट लोकेशन? हाँ, देखिए आप वो काम हुआ है हैदराबाद में या कराची में, आप वही काम यहाँ पर करना चाह रहे हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में करना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट वो अनएथिकल। इसमें कोई अनएथिकल नहीं है कि बहुत सारे काम दुनिया भर में कहीं और होते हैं, सेम वही काम हम लोग अपने शहर में या अपने कंट्री में कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि टाइटल शुड बी चेंज, टाइटल को आप एज इट इज फॉलो नहीं करें, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ताकि आपके काम को कुछ तो वो जो है वो अलग से नजर आए। ऐसा ना हो ना कि आपका काम बिल्कुल सिमिलर उन्हीं के जैसा हो, और उसका अंदर का मैटर भी आपको चेंज करना होगा, वरना वो फिर आपके जो है प्लेजरिज्म में काउंट होगा। थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनॉप्सिस राइटिंग एंड रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर जब हम रिसर्च वर्क करते हैं ना, उसमें और सिनॉप्सिस राइटिंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, सिनॉप्सिस राइटिंग इज अ की ऑफ योर वर्क,
ठीक है। और रिसर्च पेपर वो है जब आपका जो है काम आपने कर लिया, काम आपका आपने उस चीज को जो है सब अपने पूरा डेटा वगैरह सब कुछ करने के बाद उसको फिर आप अपना जो है उसमें चीजें फिर आप अपनी उसमें से डेटा निकाल कर फिर आप रिसर्च पेपर को जो है पब्लिश करते हैं ना। और साइनॉप्सिस राइटिंग में तो देखिए, साइनॉप्सिस राइटिंग इज अ फ्यूचर ऑफ योर वर्क। इसमें तमाम आपके सेंटेंसेस जो है विल पर मबनी होते हैं, और रिसर्च पेपर में आपके तमाम चीजें पास में चली जाती हैं। डन, यू हैव डन, ये फर्क होता ओके है मैम। रिसर्च पेपर में थैंक यू और मैम। साइनॉप्सिस राइटिंग में। थैंक अच्छा, यू। मैंने जो है ये चैट में अपना ये फेसबुक पेज का आप लोगों को ये लिंक दे दिया है। अगर आपको किसी भी किस्म की जो है साइनॉप्सिस राइटिंग के हवाले से, थीसिस राइटिंग के हवाले से, रिसर्च पेपर्स के हवाले से किसी भी किस्म की अगर कोई आप लोग को हेल्प चाहिए, कुछ चीज मुझसे डिस्कस करनी हो अपना साइनॉप्सिस राइटिंग, साइनॉप्सिस पेपर वगैरह के हवाले से, तो यू कैन डिस्कस विद मी हियर। मैं डॉक्टर सदफ अकबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छा टॉपिक पे जो है वो आज प्रेजेंटेशन दी। तकरीबन हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 100 के ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने मुझे जो है वो कॉल्स की हैं कि क्योंकि लिमिट होती है 100 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते, तो कॉल्स करके उनकी भी क्यूरीज थी कि मैडम हमें ऐड करें। और जितने मैक्सिमम लोगों को हम ट्रेनिंग दे सकते थे वो आज हमने आप लोगों को दी है। और जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बड़ा आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और डॉक्टर सदफ जो है वो हमारी बहुत अच्छी रिसोर्स पर्सन है और उन्होंने हमेशा पास्टिक के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया है और हमेशा जो है वो पास्टिक के साथ काम करती रही है। और इंशाल्लाह आगे भी हम इनके साथ जो है इनकी एक्सपर्टीज को यूज करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड डॉक्टर सदफ। और इंशाल्लाह शॉप में हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अफशीन फॉर क्या कहना चाहिए कि इतने अच्छे तरीके से जो है सेशंस को आपको अरेंज करने के लिए, और जो है माशाल्लाह से 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। और शायद मेरी एक सजेशन ये थी कि जो लोग अभी आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं वो फिर उनके लिए हम जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में दोबारा इस टॉपिक को लेकर आएंगे। मेरे जहन में है ये चीज कि साइनॉप्सिस राइटिंग में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें साइनॉप्सिस में उनको जो है ऐड करना होता है, क्या क्या जो है मेथड होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी जो है एक यूजफुल वो है वेबिनार या जो है टॉपिक होता है। तो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने जो लोग आज हमें ज्वाइन करने से रह गए वो हमें नेक्स्ट मंथ में इस टॉपिक पर जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।